आदाब, नमस्कार दर्शकों। आज हम जिस शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं वो अदब की दुनिया का ऐसा कमर है कि जिसकी मिसाल देना मुहाल है। मैं उनके अगर एक एक काम को गिनाऊं साहित्य में तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनका काम जो है वो फिर भी पूरी तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। मुख्तसर इतना कहूँगा कि लगभग 51 से ज़्यादा किताबें उनकी मंजर आम पर हैं और बाकी जो इसके बाद की तादाद है वो अभी प्रिंटिंग प्रेस में है, वो भी छप रही हैं, सब आपके सामने आ जाएंगी। हमारे पास हिंदी का इतना सरमाया है कि अगर हम एक एक किताब का नाम लें तो उसमें भी कई घंटे की वीडियो ये हो जाएगी। बहरहाल मैं उनके लिए यही शब्द कहूँगा कि उनकी शख्सियत को अगर सामने आपके करना है तो एक छोटा सा शब्द मैं बहुत बोल रहा हूँ, बड़ा हकीर शब्द है सर, वो आपके सामने तो कि आप सरस्वती के पुत्र हैं। इतना ही कह सकता हूँ। मैंने छोटा शब्द इसलिए कहा क्योंकि काम बहुत है। मैंने आपके घर में इतनी अलमारियां, जितनी भी अलमारियां देखी हैं सर, वो सारी की सारी वहाँ किताबें हैं जी। शील्ड आपके यहाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आपकी किताबें हैं। जहां देखिए आपका काम नजर आता है। मुख्यमंत्री के साथ फोटो, आपके मंत्रियों के साथ फोटो, राज्य मंत्रियों के साथ, हर एक शख्सियत जो कि लिटरेचर से जुड़ी हुई है सबके साथ आपकी ये फोटो है। और आपने यहाँ जो है हिंदुस्तान को जो प्रमोट किया है, लगभग 50 से ऊपर मुल्कों में आपने प्रमोट किया है, हिंदुस्तान की रहबरी की है जी। और तो सर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आपने ये सब आसान किस तरह से किया सर? ये कौन सी उम्र का सपना था जो आपका साकार हुआ? देखिए, ऐसे जो देश में तो ये हुआ कि जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तो लिखना तो मैंने तभी से आरंभ कर दिया, या यूं कहिए छपना तब से आरंभ किया। लिख तो मैं रहा था तब से जब से मुझे लिखना आ गया था जी। जैसा मेरे वालिदैन बताते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी बताते हैं कि मैं शाम को जब छत पर हम सब सोते थे चांदनी चौक में, दरीवा कलां के 1712 गली प्याऊ वाली के पहले मकान में हम लोग रहते थे। तो जब सोते थे छत पर तो मैं अपने दादाजी को, दादी जी को जगाकर कहता था कि मुझसे कहानी सुनो। और बच्चे तो कहते ना कहानी सुनाओ, तो मैं कहता था मुझसे कहानी सुनो और आप बताओ किस पर कहानी सुनाए। तो दादाजी ने कहा आम पर सुना, तो मैं फटाफट उसी समय शुरू हो जाता था। हाथी पर सुना तो हाथी पर सुनाने लग जाता था। तो मेरी उससे कल्पना शक्ति जो थी, बाद में सोचता हूँ बड़ा होकर कि शायद उसके कारण मेरी कल्पना शक्ति बहुत बढ़ी और उसके कारण मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ा। तो मैं चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता था, फिर सोचता था और उनके बारे में मेरा चिंतन जो है वो शुरू से चलता रहता था। और 9वीं कक्षा में ये हुआ था कि देहरादून में एक पत्रिका छपती थी, सर्वहितकारी, आज भी छपती है जी। तो उसमें किसी ने कहा कि भी इसमें लेख भेजो, क्योंकि मैंने एक दो इस तरह के लिखे थे लेख, जैसे कहते हैं ना चांदनी रात में नौका विहार जी। स्कूल में वो निबंध लिखने को बताया गया था। तो कोई घर आए, धर्मपाल शास्त्री जी नाम था, तो मेरे दादाजी ने कहा भी इनको सुनाओ जो लिखा। मैंने सुनाया, कहते बेटा ये तो छपने लायक है, इसको ना सर्वहितकारी में भेज दो। वो शायद देहरादून में ही रहते थे ना। या जैसे मैंने कहा हम बच्चे हैं युग निर्माता, तो उन्होंने कहा भाई ये भेजो, ये इसमें जागृत करने वाली चीज़, ऐसा उन शब्दों को कुछ और थे पर ये कहा। तो फिर मैंने उसमें लिखना शुरू किया। फिर तभी एक पत्रिका थी नीलम जी। तो नीलम में ये था कि युवतियों के नाम युवकों का खुला पत्र और युवकों के नाम युवतियों का खुला पत्र। तो एक प्रतियोगिता थी जी। तो उसमें बहुत बच्चे भेज रहे थे तो मैंने ही भेज दिया। तो मुझे मेरा जो पत्र था उसको सर्वश्रेष्ठ करार किया गया और मुझे 25 रुपए का इनाम मिला। 25 रुपये उस समय बड़ी बात थी हम लोगों के लिए कि तब खर्चने के लिए दोन नहीं मिलती थी। तो उस जमाने में जब 25 रुपये मिल जाएंगे तो 50s की बात है। तो मैं फिर मैंने कहा वाह, वो मुझे अभी भी याद है। तो हुआ क्या कि
नीलम में जब वो लिखा तो मैंने अपने एक क्लास टीचर को दिखाया, जी रस्तोगी जी को। उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो व्यंग बहुत है। अब मुझे तो पता नहीं था व्यंग क्या होता है। अच्छा फिर उसके बाद थोड़े से हम बड़े हुए तो हमारे स्कूल में जैनेंद्र कुमार जी आए, मशहूर कथाकार पुराने जमाने के। हमारा स्कूल भी दरियागंज में था, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, और जैनेंद्र जी वहीं रहते थे। तो स्कूल में जब चीफ गेस्ट होकर आए तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि ये लड़का जो है ये हमारे जो स्कूल की मैगजीन है उसका स्टूडेंट एडिटर है और ये कविता लिखता है। तो जैसे सब कहते हैं, जैनेंद्र जी ने भी कह दिया सुनाओ, और मैं सचमुच सुनाने लगा, है ना। वो कुछ कविता थी ऐसी कि हम करते हैं अपने आप को ऑफर, हम हैं फोटोग्राफर, क्रुश्चेव को कैनेडी बना दें, कैनेडी को क्रुश्चेव, इस तरह से करके कुछ था। तो वो उन्होंने सुना आधा एक मिनट, फिर वो चलते चलते कहते व्यंग अच्छा लिख सकते हो, बड़ी गंभीर आवाज में बोलते थे वो। अब मैं सोचूं ये भी कह रहे हैं व्यंग अच्छा लिख सकते हैं, क्या होता है व्यंग, क्या है। तो ये ऐसा रहा। फिर कोई चीज मेरी एक छपी थी, मैंने स्कूल टाइम में लिखा था रामचंद्र जी वर्सेस कृष्ण चंद्र क्रिकेट मैच। उन दिनों पॉली उमरीगर हमारे हीरो हुआ करते थे, क्रिकेटर जी, वो पुरानी बात है। और वो डिमांड देने पर छक्का मार देते थे। तो मैंने वो लिखा कि जैसे कल्पना की कि महाभारत का युग है और रामायण का हाल है, और त्रेता युग और उस युग के द्वापर के क्रिकेट मैच, तो उसमें उनके पौराणिक पात्र लिए थे। अच्छा। तो वो लिखा तो अब तब तक हम बड़ी कक्षा में आ गए थे, 11th की बात हो गई। तो हमारे एक क्लास टीचर थे धर्म मानुजी सुकुमार। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई तुम ना इसमें व्यंग बहुत है, फिर चौका की भी व्यंग करें। कहते लेकिन एक बात है कि जो हमारे आराध्य होते हैं ना, जिनको हम लोग ईश्वरीय मानते हैं, तो उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन पर कोई चीज लिखनी हो तो मजाक या नहीं लगना चाहिए। वो चीज एक समझाई जो मेरे जहन में पड़ी कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो खैर हुआ ये कि अब कॉलेज में पहुंच गए, और तभी मैंने एक लिखा था मिस्टर कमेंट्री दास। और कमेंट्री दास आगरा में एक पत्रिका थी नोक झोंक। जी जी। तो मैंने ये स्कूल में लिखा था 1964 में, 64 में। और वो 1965 में जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो वो नोक झोंक में छपी। तो नोक झोंक में उस समय के जो हास्य और व्यंग लिखते थे उनकी चीजें छपती थी जी। तो उसमें वो भी छपा। फिर उसके ऊपर कुछ चिट्ठियां आई तो सबने कहा भी अच्छा लिख रहे हो, तो व्यंग है। अब मुझे लगा कि मुझे पता करना चाहिए कि व्यंग क्या होता है, व्यंग क्या होता है। हास्य थोड़ा सा मालूम था, पर वो भी व्यंग या हास्य अभी भी हमें उतना तो नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम जी। लेकिन फिर भी आता था कि ये उपहास है, ये मजाक है, ये कटाक्ष है, ये तंज है, तो व्यंग किसके करीब है, कैसा है। तो फिर ये सोचना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें पढ़ी। तो मैं शुरू में उर्दू के लोगों को पढ़ता था, फिक्र तौसीफी को बहुत पढ़ता था। अच्छा। उनका प्याज के छिलके आता था जी, स्तंभ, और उसमें वो व्यंग लिखा करते थे। उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये शैली बहुत अच्छी है, और मैं भी जब लिखता हूँ तो कुछ ऐसा सा लगता है मुझे। कन्हैयालाल कपूर को पढ़ा जी, उर्दू में, है ना, वो लिखते थे। तो जब उन लोगों को पढ़ा तो मुझे लगा, अभी मैंने परसाई जी पर बाद में मैं आया जी, तो इनको पढ़ के मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा होता है। तो मैंने कुछ और चीज़ें भी लिखी कि जो शायद व्यंग ही थी, या बाद में लोगों ने कहा हाँ ठीक है। तो ह्यूमर और सेटायर जो है, हास्य और व्यंग को लेकर के एक चेतना जो है ना, वो धीरे धीरे चलने लगी, चलती है, आज भी चलती है। क्योंकि लोग अब तो सवाल करते हैं, तो हम इतने बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, थोड़ा अनुभव भी बढ़ गया। तो तब फिर ये यात्रा जो है चल पड़ी। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब मैंने परसाई जी को पढ़ा, शरद जोशी को पढ़ा, और इन सब के साथ साथ हम लोग, मैं और मेरा भाई कबाड़ी बाजार में जाते थे पुस्तकें देखने। वहाँ पुरानी किताबें सस्ते दामों में मिल जाती थी जी। तो वहाँ मुझे मिली बेडब बनारसी की लेफ्टिनेंट पिग्सन की डायरी। ओफो। तो बेडब बनारसी की वो जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा बाप रे, ये है व्यंग, इसके अंदर क्या कुछ नहीं है।
बहुत चीज़ें उसकी समझ में आई, उसकी भाषा देखी कैसी भाषा होती है, और फिर जो उसके प्रतीक थे, जैसे वो किसी अंग्रेज, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो कोई लेफ्टिनेंट था जी फौज का जो ब्रिटेन से आया था, और वो चला गया तो उसकी डायरी मिली, ऐसी एक कल्पना की लेखक ने, जी तो उस डायरी के पेज थे, तो पहले तो नाम ही देखिए, लेफ्टिनेंट पिग्स सन, तो इसी में ही जी 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 हाँ, हाँ, अपशब्द हो गया। जी और फिर उसके अंदर जो लिखा था कि वो लिख रहा है लेफ्टिनेंट, देखिए हिंदुस्तान कैसा अजीब शहर है, ये बहुत गंदा है, इट्स वेरी बैड, जी लेकिन लोगों को ना इसमें कोई शर्म नहीं आती, वो अपने शहरों के नाम लिखते हैं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद, जी उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एक जगह लिखा था कि हिंदुस्तान बहुत पुअर है और इनके शहरों के नाम भी ऐसे होते हैं, कानपुर, रामपुर, तो यानी जी ये जो शब्द क्रीड़ा है, ये भी जानी, और उसके साथ साथ जो वो कहना चाह रहा है उसका लक्ष्यार्थ क्या है वो भी समझने की चेष्टा हुई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कोई सूत्र ऐसा मिला है कि जैसे अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसा होना चाहिए। पर मैं तब दो चीज़ें करता था कॉलेज में, यानी एक तो रंगमंच से जुड़ा था, नाटक करता था, जी तो हमने डायरेक्ट भी किए मैंने उस स्टेज में, और एक्ट भी करता था, और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिल्ली स्टेट का 2 बार मिला था, स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में। मेरे से पहले मेरे स्कूल के जिस लड़के को मिला था उसे कहते हैं कुलभूषण खरबंदा, सारी अच्छा दुनिया जानती है उनको। उसके बाद कई साल बाद मुझे मिला था, तो मुझे लगता था कि प्ले करना चाहिए, ड्रामा बड़ा अच्छा है। अच्छा, मेरे जब हम आगे बढ़ते गए तो मेरे ब्रदर जो थे वो श्री राम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक म्यूजिक ग्रुप बनाया था, द नैट्स करके, पॉप म्यूजिक ग्रुप। जी तो उसमें मैं भी कुछ संगीत बजाने लगा और वेस्टर्न म्यूजिक में ध्यान हो गया, बीटल्स का क्रेज आया, मैं बीटल्स के गाने गाने लगा, गिटार पकड़ के गाने जी लगा। आज लोग सोचेंगे नहीं जी जी पर ये तो वहाँ उससे क्या हुआ, मैं लिखने से थोड़ा सा हल्का सा भटक गया, मुझे लगा कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो तुरंत पब्लिसिटी होती है उससे। जी आप गाकर आ रहे हैं, लड़के लड़कियां आपके चारों तरफ आ रहे हैं, घूम रहे हैं आपके पास पास, वो एक होता है ना कि सस्ती लोकप्रियता, जी उसका जो प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है या किसी किशोर के मन पर पड़ता है, वो पड़ा उस समय तो नहीं पता चला। पर साथ साथ साहित्य का भी रहा, चूंकि हिंदी ऑनर्स कर रहे थे जी तो हिंदी ऑनर्स करते थे, सेमिनार्स होते थे, हिंदू कॉलेज में कर रहे थे तो बड़ा कॉलेज था, बहुत अच्छी संगोष्ठियाँ होती थी, बड़े बड़े लेखक आते थे। तो वहाँ एक दिन उपेंद्र नाथ अश्क जी आए थे, विजेंद्र स्नातक जी आए थे, दोनों विद्वान। जी प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता के बाद जितने प्रतियोगी थे वो उनको और जो मेहमान थे उनको चाय पान पर कैंटीन में बुलाया गया जी था। तो वहाँ हम सब लोग खड़े हो गए इन दोनों महानुभावों के साथ। तो फिर हमारे में से किसी ने सवाल किया, जो मेरा ही सवाल था मेरे मन का, कि मेरे को समझ में नहीं आता जी, मैं कहानी लिखूं, एक कविता लिखूं, कि मैं पेंटिंग करूं या यात्रा करूं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब स्नातक जी ने एक बात कही कि देखो, आप सोच लो कि आप किस में सबसे अच्छा कर सकते हो और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा करीब है, जो सुगम हो, सरल हो आपके लिए, और आप उसको अच्छी तरह निभा सकते हो, जो अच्छी तरह निभा सकते हो उसको करो। तो ये बात पूछी तो किसी और ने थी, पर मुझे लगा कि मेरे लिए कहा गया है, तो मैंने मन में सोचा, ये जो मैं रंगमंच पे जाता हूँ नाटक में, पहले तो डायलॉग याद करो, जी है ना, फिर जाओ, और अगर किसी प्रोफेशनल ग्रुप के साथ जाते हो, है ना, मेकअप करो, ये करो, टाइम बड़ा वेस्ट होता है, मिलता कुछ नहीं है, बसें छूट जाती हैं, पैदल भी चलना पड़ता है। अच्छा हाँ, और मैंने कहा ये तो, और जो कहानी कविता लिखनी तो घर बैठे लिख लो, बस पेन चाहिए और कागज चाहिए जी और जगह चाहिए, कहीं जाना नहीं, और परिवार को भी कोई एतराज नहीं। जब म्यूजिक में जाता था तो लोग कहते हैं क्या बोंगोस में जाता था या ड्रम्स, क्या डिब्बे बजा रहे हो, भांड बनना है, समथिंग लाइक दिस। ओहो तो वो पुराने पुराने लोग सोचते थे ना, जी क्योंकि जी ये जी बात 60s की है, तो छिपा करके अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाने पड़ते थे। तो फिर मुझे लगा कि छिपा करके लेके जाने तो क्या है। अब मेरे दादाजी वो उर्दू में शायरी करते थे, आजम जलालाबादी के नाम से, ओफो तो कंवर जलालाबादी उनके शिष्य थे। जी 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 फिर मुझे लगा दादाजी लिखते हैं, साए लिख रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। वो
अपने पलंग पर बैठे बैठे ही कागज पे कागज लिखते रहते हैं, कहीं जाते नहीं, और अच्छा लोग आते हैं, बड़ा आजम साहब उनको जी। करते हैं। तो ये लिखने वाला ठीक है। तो वो फिर अब हो गया कि तय कर लिया कि ये लिखना है। अब ये है कि कहानी लिखनी है कि कविता लिखनी है कि क्या लिखना है। जी। फिर जब सबने कहा व्यंग, तो इसी दौर में जैसे हम शायद एमए की बात है, साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए एक इंटरव्यू लिया था, तो हमने 3 लोगों ने मैं था, सुरेश ऋतुपर्ण थे जी। और राकेश जैन सिंधुराज, हम तीनों ने एक लेखन ग्रुप बना लिया मित्र त्रयी के नाम से। और जी। मनोहर श्याम जोशी जो है वो नए नए आए थे साप्ताहिक हिंदुस्तान के एडिटर होकर। तो उन्होंने हमें एक मौका दिया कि तुम किसी को बताना नहीं कि तुम लोग कौन हो, तो मित्र त्रयी इंटरव्यूज ले, चर्चा परिचर्चा करें। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बात कर रहे हैं आप? उनके भाई थे मनोहर श्याम जोशी, जी, जी, जी। जो एडिटर थे साप्ताहिक जी। हिंदुस्तान के। तो बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छे संपादक थे। तो अपने लिखते थे। तो वहाँ से ये लगा कि अब लिख रहे हैं तो ये तो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग मूल लिखते हैं वही ज़्यादा अच्छे हैं, तो भटकाव भी ना हो। जी। तो ये सोच करके तो तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर कुछ लिखा हमने, तो उनके पास हम बैठे। अब एक कितना बड़ा विद्वान और हम बच्चे बच्चे से लोग, तो उनके पास बैठे, और उनका तो व्यंग जो जानते हैं वो तो ध्वनि के माहिर थे, तो क्या व्यंग लिखते थे। उनके अनामदास का पोथा पढ़े, जो भी आप जी, पढ़ते थे तो उन्होंने उनके साथ बैठे। तो मेरी एक तब तक हाँ अभी मेरी एक कहानी नहीं थी, उन्होंने कुछ व्यंग के बारे में कोई बात कही, तो जो मुझे पूरी समझ में आ गई कि जब वो बता रहे थे व्यंजना शक्ति को लेकर के कि शब्द की शक्तियाँ होती हैं, तो लक्षणा रो, और हम चूंकि काव्य शास्त्र में थोड़ा पढ़ भी रहे थे, पर जिस ढंग से उन्होंने बताया वो बहुत मैंने ग्रहण किया। तो व्यंजना शक्ति से जो व्यंग का प्रभाव है, उसकी शब्द की शक्ति कैसे होती है, कितना पावरफुल हो सकता है, तो आप कैसे बना सकते हो। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे, तो उसमें शब्द क्रीड़ा भी थी। जैसे उन्होंने कहा कि कभी इस पर सोचना ये क्या भाषा वैज्ञानिक है, वो उठ बैठे, जब उठ गए तो बैठे क्या मतलब, वो आ गए, जब आ गए तो गए कहाँ। तो कहते इसमें कौतुक भी है, चमत्कार भी है, हास्य भी है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसको ढूंढो। तो उनकी कुछ बातें सुनकर लगा, और बस फिर यानी छोड़ा नहीं मैंने। वो म्यूजिक और रंगमंच तो छोड़ दिया, वो एमए में नहीं किया, बीए तक ही रखा उसको। आगे मन तो करता था लेकिन गया नहीं, और फिर अपना लेखन पर आ गए। और लेखन में भी फिर एक चुन लिया कि व्यंग लिखता। मैं कविता भी था, कहानी भी लिखता था, एकांकी भी लिखता था, लेकिन उसको छिपाए रखा। बस छिपाए से मतलब ज़्यादा प्रकट नहीं किया। और यूँ आपस दोस्तों की भीड़ अपने महफिल में गा भी लेते थे या म्यूजिक कर लेते, ड्रमर बजाते थे, पर बताते नहीं थे आम जनता को जैसे। तो बस फिर वो अब साप्ताहिक हिंदुस्तान से चले, तो फिर नंदन जी फिर बड़े हो गए, फिर थोड़े से और बड़े हुए तो सारिका, दिनमान, फिर बड़ा ब्रेक मिला धर्मयुग में। धर्मयुग आपको पता है कि उस जमाने की ऐसी पत्रिका थी कि किसी का लेटर भी छप जाए तो सब कहते थे यार जी बड़ी बात, वो चिट्ठी छपी है। तो उसमें व्यंग छपा, 1 छपा, 2 छपे, 3 छपे, फिर छपने शुरू हो गए। और उस जमाने में प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी, हरि जोशी, सुरेश कांत, ये लोग भी हम सब लिख रहे थे, एक ही उस पीढ़ी के थे। फिर भारती जी ने बड़ा ब्रेक दिया, वो चिट्ठी भेज करके लिखवाते थे, भाई आप ये होली आ रही है इस पे लिखो, वसंत आ रहा है इस पे लिखो, दशहरा आ रहा है इस पे लिखो। और इस तरह से तो उन्होंने एक लिखने की आदत डाल दी, क्योंकि वो धर्मयुग में छपता था, वो पूरे हिंदुस्तान में जाता था। और फिर उसके बाद जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब छपते थे उसमें एड्रेस होता था, कादम्बिनी में छपते थे उसमें पता होता था, लोगों की चिट्ठियाँ आती थी, फिर ढेरों चिट्ठियाँ हैं। ये ऊपर जो भरा पड़ा है चिट्ठियों से, तो एक है, ऐसे 4 लिफाफे हैं। हाँ, इसके नीचे इसमें चिट्ठियाँ, और इसके नीचे वाले में ये सब चिट्ठियाँ हैं। ये तो अभी तो पुरानी चिट्ठियाँ 1-2 निकाल कर दिखाइए, बहुत पुरानी, क्योंकि आज के ऑडियंस को ये भी मालूम नहीं है कि पुराने टाइम में कैसा लेटर होता था, कैसा नहीं। वो बहुत, अब जैसे अलग अलग तरह की चिट्ठियाँ होंगी, मैं देखिए बताता हूँ कौन सी कहाँ आ रही है।
अब ये योगश्री से चिट्ठी है, ये 2 अगस्त 83 की है ना। जी अब ये इन्होंने ये युगश्री के संपादक लिख रहे हैं वेद प्रकाश जी कि व्यंग का एक और पृष्ठ निकट भविष्य में देने का विचार है, ऐसा होते ही आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए रचनाएं आप अपने पास रखिए और उसके बाद कोई दूसरी रचना भेजिए। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी रचना छाप नहीं रहा, उन्होंने संकेत कर दिया कि मुझे ये पसंद नहीं आई, पर बड़े अच्छा ढंग से लिखा। जी जी, जी। तो ऐसे रिजेक्शन की भी आते थे। अब ये कई तरह की चिट्ठियां, मैं वैसी चिट्ठी दिखाता हूँ। ये पीला वाला कार्ड सर आपके वक्त में ये चलता था। हाँ, ये है, ये है आदरणीय सर जी कल्पांत में दिल्ली में हरी महामारी शीर्षक से व्यंग लेख देखा। आजकल मैं अपने शोध में व्यस्त हूँ, पर आप बहुत विस्तार से लिख रहे हैं, इस बात की खुशी है। मैं चाहता हूँ आपके व्यंग संग्रह पर लिखूं। तो ये जसवीर त्यागी तब स्टूडेंट थे, अब ये प्रोफेसर हो गए। जी ये सर कौन सी उसका है डेट का? इसकी स्टैम्प में से देखना पड़े। नहीं, ये है 94 का, 94। ये 95 का है। ये है सीता किशोर खरे जी का। तो इस प्रकार के लेटर होते थे, इनमें कहीं सन 2000 तक ये लेटर चले हैं, उसके बाद ये लेटर बंद हो गए। बस फिर बंद ही होते चले गए। हाँ, ये मधुसूदन पाटिल जी का है जी। और हरि जोशी जी का है। सर ये मोहर होती थी इस पे टाइगर की, और कुछ लेटर्स पे सर ये टाइगर नहीं होता था। हाँ, वो और पुराने होंगे भी। तो ये है ना, जैसे ये ऐसे होते थे। ये लिफाफा भी जब डाकघर से ही मिला करता था सर। सब डाकघर से ही मिलते थे। वो जमाना था कि जब रेडियो का भी लाइसेंस बनता था जी, उसके लिए लाइन में लगना पड़ता था। तो ये सब उस जमाने की चिट्ठियां हैं। ये 67 से लेकर के 2000, ये तो इसमें कम है। ये सर ये तो मेरे ख्याल से 200-300 से ऊपर चिट्ठियां हैं। ऐसे और भी हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ये दिखाना है। तो अभी देखिए, ये अभी रमाशंकर श्रीवास्तव जी हैं, बड़े व्यंग्यकार थे। फिर कैसे संपर्क बनने लगा, होता ये सबका, क्योंकि साहित्यकारों का एक अपना एक समाज है। आप कहीं नहीं चले जाएं, है ना, साहित्यकार को साहित्यकार मिल जाता है, चित्रकार को चित्रकार मिल जाता है। अब इतने देशों में जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं। तो ये सब वो चिट्ठियां हैं। चलिए, ये तो मैंने इतना लिफाफा भरा हुआ है, और ये एक है। अभी इसके अलावा भी मौजूद है सर की, और सर ने ये तो मैंने भर रखे जो आया। ये कहानीकार और एक व्यंग्यकार ही शायद ये काम कर सकते हैं कि जो अपने दर्शकों की मोहब्बत को, उनके प्यार को सबको जवाब देता संभाल के रखना और जवाब देते थे। सबको जवाब दिया, 91 की है। और कई लोग पूछ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा कई बार आपकी रचना बहुत अच्छी लगी, वो भी मैंने लिखी है, और जब रचना नहीं अच्छी लगी तो वो भी मैंने लिखी है जी। तो वो सारी चिट्ठियां हैं, कई सारी हैं। ये एक हुल्लड़ मुरादाबादी, अभी मैंने शायद वो देखी थी इस पे। हाँ, हुल्लड़ मुरादाबादी जी का भी था सर। हुल्लड़ मुरादाबादी साहब ने भी आपको लेटर भेजा था। हाँ जी। मुझे धर्मवीर भारती जी, कन्हैयालाल नंदन, चिरंजीत जी, विष्णु प्रभाकर जी, है ना, कन्हैयालाल, और भवानी प्रसाद मिश्र जी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल, इन लोगों के पत्र हैं। वो निकालूंगा, अभी बाहर से आया हूँ तो मैं वो निकाल रहा था पुरानी चीजें जी। तो उधर मेरी 70 फाइलें। ये तो काफी, ये तो सीनियर लोग थे आपसे। ये मेरे से सीनियर थे जी, पर हम उनके जमाने में लिखने लग गए थे ना, और छपने लग गए थे। वो हमसे लिखवाते भी थे, तो छोटी उम्र से चूंकि छपने लगे तो जी जी जी। और जो थोड़े से बड़े थे, 10 से लेकर 15 साल तक वो मित्र ही बन गए थे। नंदन जी हुए, मनोहर श्याम जोशी जी हुए जी, अब्बास सुपराई जी बड़े हैं। हम तो उनको वैसे इज्जत करते हैं, पर वो हमें मित्र की तरह से व्यवहार करते हैं। गौर बेचैन है हमारे साथ के में तो अशोक चक्रधर हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं कवियों में जो उस समय के, बाकी दिव्यक रमेश हैं, सुरेश ऋतुपर्ण है, कई लोग हैं। तो ये एक सिलसिला चला। चलिए
आपने कुछ पूछा और मैंने पता नहीं क्या से क्या नहीं सर, बताया। आप तो बस वो करते करते जब काफ़ी चीज़ें बहुत पत्रिकाओं में, बहुत अखबारों में छपी, तो क्या होता है कि साहित्य में नाम थोड़ा मुश्किल से तो बनता ही है। जी और धीरे 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 लोग पहचानने लगे, फिर गोष्ठियाँ बुलाने लगे, फिर पढ़ाने लगे, और करते करते फिर जब 1900 ये आया, 86 की बात है, 85-86 की, तो काफ़ी रचनाएं छप चुकी थी। तो तभी भारतीय ज्ञानपीठ ने एक प्रतियोगिता निकाली थी व्यंग की, जी ये ना कि भाई 40 साल से कम उम्र के लोग जो है उनकी हम प्रतियोगिता है व्यंग की, अखिल भारतीय। तो मैंने ढूंढ ढांड के, और मेरे दोस्तों ने भी मदद की, मेरी रचनाएं ढूंढी हमने इकट्ठे ही सब। तब तो ये फोटोस्टेट होता नहीं था, जी वो टाइप होती थी, जाना पड़ता था, फिर उसकी कॉपी नहीं होती थी, उसको कोई और प्रोसेस होता था। तो करा के किसी तरह से पांडुलिपि मैंने आखिरी दिन जमा की थी, और उसके बाद हमारा परिवार मसूरी चला गया। तो वहाँ मेरे को हमारे जहाँ सिल्वर का अपार्टमेंट था, हमारा एक फ्लैट था, जी तो उसके मैनेजर को फ़ोन आया कि जी उनको ये कह दीजिए कि वो अपनी 50-60 फोटोज भेज दें। अच्छा तो मैं सोचूं 50-60 फोटोज, तो मेरे दिमाग में खटका हुआ कि कहीं शायद मुझे, मैं तो नहीं वो उसमें शायद जीत गया हूँ, हाँ, जीत गया कहीं, या कहीं जीतना तो क्या, यानी शायद मेरा नाम उसमें आ गया हो, तो यही था। फिर मैंने वहाँ ट्रंक कॉल लगाया, तो पता चला कि भाई शरद जोशी जी ने कहा कि भाई तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ आया है, तुम्हारी किताब छापनी है। तुमने किताब अपने उसका नाम दिया है विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला तथा अन्य व्यंग कथाएं। अच्छा हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुम उसका नाम, जो तुम्हारा एक आर्टिकल है धर्म में छपा था, बागपत के खरबूजे वो इसमें है, उसके नाम से दो। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा सर ये नाम अजीब सा है। कहते देखना तुम्हारे से ज़्यादा ये मशहूर हो जाएगा। तो वो एक पॉलिटिकल व्यंग लिखा था कोई। तो फिर वो, अब क्या होता है ना, जब आपको एक बड़ा सम्मान मिलता है, जी तब फिर आपकी जो प्रतिभा है वो भी एक तरफ होती है, पर सम्मान भी आपको उसको बढ़ा देता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप हो, उनके इतने सारे अखबार, तो तमाम अखबारों में सब जगह आया। तो एक ऐसा हुआ ना कि एक टाइम ऐसा था, तो हमारे 2 स्टूडेंट थे, उन्होंने तो फाइलें बना ली कटिंग काट काट के। अभी भी संजय स्वतंत्र, वो खुद जनसत्ता में एडिटोरियल में है, जी मनोज जोशी हैं वो, खुद स्पोर्ट्स के बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं इसमें। तो तब वो विद्यार्थी थे, तो सर यहाँ छपा ला के जाते थे। तो उससे एक नाम बना, लेकिन नाम बनते ही उसने मुझे गंभीर कर दिया कि मैंने कहा अब वो लोग, चंचलता खत्म हो गई। हाँ नहीं, मैं कहा मुझसे लोग अपेक्षा करेंगे कि इसको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसकी रचना में दम होना चाहिए। तो अब ऐसे नहीं चलेगा, हाँ, हल्का फुल्का नहीं, कुछ नहीं, तो आपको अपना स्तर कायम रखना होगा, बल्कि इसको ऊंचाई उठाना होगा। जी तो वो एक मन में जो गंभीर्य आया, उसका बड़ा फायदा हुआ कि जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है, तो जहाँ खुशी होती है वहीं आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है ना। और जबकि बड़े, जितना बड़ा इनाम है उतने ही जी आपका जी दायित्व हो जाए। तो उससे ये हुआ कि और संभल के लिखना शुरू किया, और ये लगा कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, टूटेगी तो आप, हमने देखा था बहुत लोगों को बीच में से हट गए, चले गए, बहुत देर तक गायब रहे, नहीं आए, तो वो नाम लगातार नहीं चला। तो कंटिन्यूटी जैसे और जगह ज़रूरी है, साहित्य में बहुत ज़रूरी है। तो वो हुआ बस। तो उसके बाद से ये कहते हैं ना, चल गया। किसी ने उस पर फिर समीक्षा वगैरह की थी बागपत खरबूजे की, तो मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया, यशवंत व्यास ने इंटरव्यू लिया, वो खुद एक बड़े जी संपादक हुए, तो अब बड़े हो गए, वो तब छोटे थे। तो मैंने कहा भैया खोटा सिक्का चल गया। तो कहते नहीं, खोटे तो नहीं थे बाबा, आपको खोटा होना नहीं है। तो मुझे वो याद रहती है। तो बहरहाल बस पहली किताब ज्ञानपीठ से वो छपी, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की थी जो पुलिस से संबंधित थी और ड्रग्स से संबंधित थी, उस पर काम किया, तो फिर दूसरी किताब पर दूसरा पुरस्कार मिल गया। फिर इस तरह से धीरे धीरे, यानी फिर वो हो ही जाता है, कुछ आप लिखते हो, कुछ नाम हो जाता है, कहीं
मोहन राकेश ने लिखा है ना कि जो प्रतिभा है वो व्यक्तित्व के 1/4 का निर्माण करती है, शेष जो 2/3 है वो सम्मान से हो जाता है। जी। तो इसलिए मन में ईगो नहीं आनी चाहिए कि हमने बहुत बड़े हो गए, हम बहुत अच्छे, हाँ हमारी क्या बात है, तो वो नहीं, बल्कि लगता है कि वो हमें इसको रिटेन करना है। तो ये भावना आई और बस उसके बाद लिख रहे हैं लगातार, धीरे धीरे फिर और किताबें और किताबें और किताबें। हाँ, एक मुझे मौका मिला, दिल्ली में एक पत्रिका निकलती है कल्पांत, अभी तो थोड़ी सी मंदी होगी शायद, नहीं भी निकलती, एक टाइम था बहुत जोर से निकलती थी, बाल सुपराही उसके एडिटर थे और मुरारी लाल त्यागी उसके संपादक थे। तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली पर लिखो, तुम पुरानी दिल्ली में रहते थे, दिल्ली को जानते हो, तुम्हें चावड़ी बाजार हो, जामा मस्जिद हो, दरीबा कला हो, इन सब के बारे में जानते हो, दरियागंज हो, उस पर तुम लिखो। तो फिर मैंने एक तरह से, तब देश को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे जब मैंने, उसमें एक कॉलम में लिखता था दिल्ली के ऊपर ही, तो जो दिल्ली का एक व्यंग में लिखा हुआ इतिहास था जी, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मुझे उस पर विश्वास हुआ। फिर एक प्रकाशक ने कहा कि इसको आप छपवाते क्यों नहीं, किताब बना लो। तो फिर वो दिल्ली चढ़ी पहाड़ पुस्तक बनी। तो उस पुस्तक की भी वैल्यू हो गई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही कोई दिल्ली पर ही कर रहे थे रिसर्च, तो उन्होंने उस किताब की मदद ली और जब मुझे चिट्ठी लिखी तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने अपनी माताजी को, दादाजी को बताया, देखो कि भी ऐसे भी लोग हैं, मुझसे मिलने आए, कहते मुझे आपकी किताब से सहायता मिली। तो ये व्यंग की किताब से कोई इतिहास की बात कर रहा हो, है ना, जिसे आपने सरमाए कहा था जो बात मुझे उस समय याद आ रही थी, उसको लेकर के किया। तो ये सब चलता रहा, पत्रिकाओं में भी छपते रहे, बस फिर आगे जो आप पूछेंगे फिर बताऊंगा, नहीं तो मैं तो शुरू हो गया तो बोलते रहूंगा। नहीं सर, काफ़ी चीज़ें आपसे हमें मालूम हुई हैं और आपने एक दिल्ली का उस वक्त का भी इतिहास बताया, आपका भी बताया इतिहास। आपने 2-3 नाम बड़े ऐसे लिए कि जो आम फहम नाम है मगर हैं बहुत अपने आप में पावरफुल। एक आपने वो खरबूजे का जिक्र किया, बागपत के खरबूजे, एक आपने दिल्ली चढ़ी पहाड़, ये दोनों नाम मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली चढ़ी पहाड़ आपने, इसमें क्या व्यंग लिखा होगा, अगर मैं सिर्फ नाम को ही सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वाकई ये एक ऐसी किताब थी कि जो साहित्य में जिसको कह सकते हैं कि ये रतन मिला साहित्य। हाँ, ये अब मैं तो क्या कहूँ जी, ये मैंने लिखा है कि मैंने विनम्र प्रयास किया कि दिल्ली के विगत 50 वर्षों के इतिहास को व्यंग में पिरोकर एक नई शैली अपना सकूं और एक नया प्रयोग कर सकूं। इस पे अलग अलग है, लाल किला मैदान है, दिल्ली दिल वालों की, मतलब सब दिल्ली पर ही हैं, जो कॉफ़ी हाउस जनरेशन है, जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है जी, जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के कोशिश की थी। सर ये आपको नाम किसने सुझाया सर, दिल्ली चढ़ी पहाड़? ये हरीश नवल ने। इसमें डॉक्टर हरीश नवल साहब ने ये, इसमें जो दिल्ली चढ़ी पहाड़ जी है, ये है कि अब जाते हैं ना, शिमला जाइए, नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए, तो वहाँ अब सब जगह फ्लैट्स संस्कृति पनप रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, और ज़्यादातर दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली पहाड़ पे चढ़ गई। और पहले भी क्या होता था कि जब राजधानी थी दिल्ली ब्रिटिश पीरियड में जी, तब भी जो राजधानी बदल के गर्मियों में शिमला में हो जाती थी, पहाड़ पर चढ़ जाती थी दिल्ली, तो उसको लेकर के एक प्रतीक स्थिति में, तो ये आप देख रहे हैं दिल्ली पहाड़ पर चढ़ी है। जी डॉक्टर साहब, आपकी शुरुआती तालीम कहाँ हुई? मेरी तालीम स्कूल में तो मैं एक ही स्कूल में था, जैन हायर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज, दिल्ली 6 जी, तब 11वीं तक होता था, तो 11वीं कक्षा तक वहीं पढ़े। उसके बाद हिंदू कॉलेज में पढ़े, बीए भी वहीं से किया, ऑनर्स हिंदी में, एमए हिंदी में किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर ऑफ लिटरेचर किया जी, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी किया, और फिर डीलिट के लिए जबलपुर यूनिवर्सिटी से एनरोल हुए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि
मुझे कैंसर हो गया था, तो फिर चीज़ें बीच में रुक गई थी। बाद में हिंदू कॉलेज में मैंने पढ़ाया। हिंदू कॉलेज में मेरे पिता पढ़ते थे, हिंदू कॉलेज में मेरी बेटियां पढ़ी, मेरे कजन सब हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं। सर अब आप सरकारी जॉब की तरफ किस तरह पहुंचे? नहीं, ये तो सरकारी नहीं है, सरकारी जैसा है। जी जी जी। नहीं, कुछ नहीं, एमए किया। एमए के बाद जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, मेरी हाई सेकंड डिवीज़न थी, तो उनमें से तो उस समय तुरंत लग गए हमारे साथ के लोग। मुझे 1 साल वेट करना पड़ा, जो एमलिट के 2 साल होते हैं जी। तो एमलिट प्रीवियस किया, अच्छा रिजल्ट आया। उस समय मुझे शिवाजी कॉलेज में एडॉक नौकरी मिल गई थी। फिर जब उसके पूरा किया तो मुझे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में हेड, नया कॉलेज खुला था तो मैं हेड बन गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। जी। अब तो टीचर इंचार्ज होते हैं, तब हेड होते थे। तो छोटी उम्र में ही फिर ये अनुभव होने लगा, तो उसका एक लाभ हुआ कि आप सीनियर हैं, नया कॉलेज है, तो सीनियर होने के नाते आपको कई बार ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग प्रिंसिपलशिप करने का मौका मिला। तो आपको 28, 29, 30, 32 इस उम्र में आपको वो सारे अनुभव हो गए जो एक बड़ी उम्र में होते हैं। या सर मैं ये समझता हूँ कि आपने ये जो व्यंग को चुना है सर, ये लोग चुन नहीं पाते हैं इसको। जब शायरी की तरफ या साहित्य की तरफ जाते हैं, या तो कहानियों की तरफ जाते हैं, या दोहे लिखते हैं, लेकिन व्यंग चुनना जो है और व्यंग को लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। लोग समझते हैं कि ये व्यंग है, लेकिन वो व्यंग नहीं होता। लेकिन आपको बाकायदे ये कहा गया कि ये व्यंग है, और आपने फिर व्यंग को चुना, और उसमें इतनी ख्याति आपको मिली व्यंग में। सर ये तो कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं आप व्यंग में जो इंसान को जगह देते हैं? देखिए ऐसा कि सर मैंने उसमें बनावट, आपके व्यंग में बनावट नहीं देखी है। साधारण लिखता हूँ, सिंपल, और साधारणता को बनाए रखना असाधारणता मानी जाती है। जी सर। वो उसको आप खादी पहनना बड़ा मुश्किल होता है कि आप सफ़ेद कमीज रोज पहने, बड़ा मुश्किल है जी। बड़ी जल्दी मैली होती है। तो आपको वही हर चीज़ में रिटेन करना पड़ता है। और जो बात आपने कही, मैं आपकी बात से मुतासिर हूँ कि असल में जो खुद अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, पर जो जैसे लोग कहते हैं, जो ये पहचान मिली मुझे काफ़ी बड़े स्तर पर, तो उसमें ये था कि मैं व्यंग कथाएं ज़्यादा लिखी हैं कि उसमें कहानी है, तो कहानी आपके निकट होती है हमेशा, जो फॉर्म होती है। तो व्यंग कथा ने आपको आगे उठाया, और जो लोग भी व्यंग कथाएं लिखते हैं, मैंने देखा है लोग उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। जी। है ना। बाकी क्या होता है कि एक व्यंग ऐसा है, अभी देखा मान लीजिए अभी इराक ईरान युद्ध हो रहा है, उस पर कोई व्यंग लिखा है ना, अभी वो मान लीजिए बंद हो गया, व्यंग खत्म हो गया, कहीं कोई समझौता हुआ, वो टूट गया, नहीं टूटा, बाढ़ आई, तो वो जो तुरंत वाली हैं वो टिप्पणियाँ हैं, तो वो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। पर अगर आप जीवन मूल्यों को लेकर के लिख रहे हैं, शाश्वत चीज़ों पर लिख रहे हैं, जी जी, तो उनकी चीज़ें ज़्यादा हैं। आप दया, प्रेम, माँ, ममता, गाँव, इन चीज़ों पर लिखते हैं तो व्यापक फलक होता है ना, तो वो अपनाने की बात होती है। हाँ सर, मैं वही देखता हूँ कि ये अभी हमने किसी हालात पे वो व्यंग लिखा और वो डिलीट भी जल्दी हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है असलम भाई कि शब्दों की जगलरी करते हैं लोग। जी, पापड़ झापड़ आपड़ थापड़ कर, मतलब देखता था, पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये जैसे आप अपने का व्यंग के नाम पर सभी चीजें व्यंग नहीं है जी। अब वो हास्य हो सकता है, विनोद हो सकता है, उपहास हो सकता है, चुटकुला हो सकता है, त्वरित टिप्पणी हो सकती है ना, एक तबसरा आप कर रहे हैं, पर व्यंग हो ये जरूरी नहीं है। तो व्यंग की जो परिणति है वो करुणा में होनी चाहिए। जी जी जी। आदमी सोचे वो ऐसा हुआ, ये गलत हुआ, जो आपको जागृत करे, जो आपको मांझे करे, आपकी दृष्टि अभी तक गलत थी, इसको चेंज करना है, तो जागृति के लिए, जागरण के लिए, वो हंसाने के लिए नहीं है, वो रुलाने के लिए, झकझोरने के लिए, झकझोर जाए आप। नींद से एकदम से उठ जाता है आदमी, तो व्यंगकार उठा सकता है अगर ठीक ठीक लिख रहे हैं तो। हाँ सर, मैं यही चीजें देखता हूँ। मैंने भी काफी व्यंग पढ़े हैं, और अभी आपने वो नाम लिए इतने सीनियर लोगों के,
कन्हैया लाल जी का आपने नाम लिया, मैं अभी उनका चैप्टर पढ़ ही रहा हूँ। उर्दू में उन्होंने जो लिखा है, तो वो कहते हैं कि वो जो शैली मैं अपनाता हूँ, वो शैली आपके पास घटित हो रही है, मैं ये महसूस करता हूँ, और जो मैं महसूस करता हूँ मैं उसको लिखता हूँ। इसलिए ये सब्जेक्ट आने वाले लोग भी पढ़ेंगे, और जो चले गए उन्होंने भी ये पढ़ा है। तो यही साहित्य है, वो ये कहते हैं कि यही साहित्य है। मैं सर आपके व्यंग में भी मैंने वही चीज देखी, आपने अपनी बताया कि भाई किस तरह से व्यंग क्या चीज होती है, आपने यहाँ पूरी तरीके से इसको छान दिया। मैं समझता हूँ सर ये एक ऐसा इतिहास है व्यंग कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंसान को जगाने के लिए व्यंग को पढ़ना बड़ा जरूरी। पहले होता क्या था कि कई पत्रिकाएं परहेज करती थी या उसको दोयम दर्जे का मानते थे जी। तो परसाई जी के आने से ये कहा जाने लगा कि इन्होंने, जैसे शब्द बहुत अच्छे तो नहीं है पर उनका प्रतीकात्मक अर्थ है कि उन्होंने उसे शूद्र से ब्राह्मण बनाया, कुछ वर्ग दे दिया उसको। और बाद में जो कुछ व्यंग की अच्छी पत्रिकाएं जिनमें व्यंग यात्रा का नाम भी है, इन्होंने मेहनत की। तो उस क्या हुआ कि होता क्या था कि पहले और काफी हद तक आज भी जो व्यंग लिख रहा है वही व्यंग की आलोचना कर रहा है, व्यंग्य आलोचना कर रहा है जी। कहानी में ऐसा नहीं हुआ कि जो कहानी लिख रहे हैं वही कहानी की आलोचना कर रहे हो, जो कविता लिख रहे हैं वही कविता की आलोचना कर रहे हो। पर व्यंग में ऐसा हुआ जी, मैं भी कर रहा हूँ, प्रेम जन्मेजय कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, सुभाष चंद्र कर रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं, तो आप उतने तटस्थ नहीं हो सकते, है ना। और आप उतनी बारीकी से, क्या दूर बैठा व्यक्ति नजर आ जाएगा, पास बैठा व्यक्ति देर से आएगा, मैं उनको जल्दी देख रहा हूँ आपको देर में देख रहा हूँ, है ना। तो इससे हुआ पर अब कई लोग आने लगे हैं और धीरे धीरे पत्रिकाओं में स्थान मिल रहा है, पर आम अखबारों में और कई छोटी पत्रिकाओं में जो स्थान है वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वैसे ही है। तो बहुत से लोग लिख रहे हैं पर सभी व्यंग्यकार नहीं है, है ना, वो बात तो सर हम लोगों का पढ़ने का शौक कुछ कम हो गया है। ये नुकसानदेह है पूरे भारतवर्ष के लिए। पढ़ने के शौक को जगाना चाहिए, और ये एक ऐसा शौक है कि जिससे जिंदगी में सुधार पैदा होते हैं, समाज में सुधार पैदा होते हैं। पुराने व्यंग को नहीं पढ़ेंगे, नई पत्रिकाओं को नहीं पढ़ेंगे, आप अपने सीनियर्स को नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान ऐसे ही अजीम हिंदुस्तान नहीं हुआ। ये तो है। अभी मैं अपने बचपन में बहुत छोटा था सर, मैंने अशोक चक्रधर का एक व्यंग, शायद 2 पंक्तियां हैं, उन्होंने वो पढ़ी थी। एक वो कवित्री को उन्होंने आवाज दी, वो ज्यादातर जो है वो करते थे निजामत चक्रधर जी। तो हापुड़ में वो कवि सम्मेलन था, कन्या पाठशाला है वहाँ स्कूल, उसमें तो उन्होंने कहा था कि वो जो जिस कवित्री को आवाज दी वो लाल साड़ी पहनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सपरेटा दूध पे मोटी सी मलाई है, इसको खाने देखो लाल बिल्ली आई है। ये जो व्यंग है इसमें, ये मैं समझता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं ये व्यंग मर नहीं सकता है। हाँ, नहीं क्या ना कि व्यंग जो है जितना अधिक इनडायरेक्ट लिखा जाएगा उतना ज्यादा असरदार होगा, और डायरेक्ट जब लिखते हैं तो उसका असर कम होता है कि आप उसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, और आप उसको उस अर्थ तक भी जा पा रहे हैं जो कि व्यंग्यकार कहना चाह रहा है ना। बस ये है कि इसमें कभी कभी लगता है कि आपको भाषा, और जो भाषा जो जिस अर्थ को दे रही है वो निर्मल होना चाहिए, उसमें मलिनता नहीं होनी चाहिए जी। या मजाक नहीं उड़ाना होता है कि हमेशा ही हम अपने आप को तो झांके नहीं, क्योंकि आत्म व्यंग करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरे पर छींटाकशी करना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो हम खुद अपने आप को आईने में झांके, ऐसे कम लोग देख रहे हैं समाज में भी और साहित्यिक समाज में भी। जी 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 सर, आपने अभी जिक्र किया, आप स्टेज पे भी आपने काम किया है, आपने नाटकों में भी काम किया है, आपने एक नाम लिया कुलभूषण खरबंदा, जो फिल्म स्टार हैं इस वक्त, बड़े मशहूर हैं, बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने
या जिन लोगों ने भी उनकी फिल्में देखी हैं, वो कह सकते हैं कि वो एक ऐसे स्टेज परफॉर्मर हैं। हाँ नहीं, थिएटर का तो थिएटर के मास्टर हैं वो। मैं फिल्म में भी कह सकता हूँ कि हाँ वो उस्ताद हैं। तो सर आपने अब उनसे पहले आपको इनाम मिला था नहीं थिएटर में? उनके बाद, वो सीनियर थे, अच्छा। उनके बाद मिला था। और वो हम वो प्लेस जहाँ करते थे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में या कहीं ग्रुप में, तो हम दोनों भाई देखने जाते थे उनको। और ट्रेजिक रोल बहुत अच्छा करते थे वो। तो हम ये देखते थे ये एक्सप्रेशन कैसे ऐसे बना लेते हैं, एकदम चेंज कर देते हैं। और कैसे आवाज भी थोड़ी वैसी उसी अनुरूप बुलाते हैं। और बाद में उनके गंभीर थिएटर भी देखे, जब मोहन राकेश के नाटक वगैरह में जब उन्होंने काम किया, और भी जगह वो फिल्मों में आए। तो फिल्मों का ग्रामर अलग होता है, उनका एंगल कमर्शियल होता है, तो आपको कई चीजें करनी पड़ती। तो जो लोग थिएटर से आए थे, जो फिल्मों में आए, तो सभी लोग उतने कहना चाहिए जो थिएटर में गंभीरता से कर रहे थे वहां तो नहीं कर पाए, क्योंकि वहां मौका नहीं होता जी। चाहे वो ओमपुरी हो, अमरीश पुरी हो, नसीरुद्दीन शाह हो, तो इन लोगों ने विलेन भी बनते रहे, और वो सारे टोटके करते रहे कि हवाई जहाज से गिर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, नीचे मगरमच्छ बैठा है, वो शान से बैठे जी जी जी। वो सारी चीजें। हाँ, वो शान फिल्म का आपने वो तो सर, पर वो कमर्शियल एंगल है। थिएटर में कमर्शियल एंगल नाम मात्र होता है। पारसी रंगमंच में हुआ करता था जी। उसकी स्थिति फिल्मों जैसी थी। तो पर अच्छे एक्टर आपने याद दिला दी उनकी। सर आपको अपनी वंशावली कहाँ तक याद है सर? मेरे पिता पंडित हरिकृष्ण नवल, पर वो ये पंडित या शर्मा लिखते नहीं थे उन्होंने, और हमारे एक और दूर के चाचा हैं, उन्होंने तय किया था जब वो युवक थे कि हम नाम से बोध नहीं होने देंगे कि हमारी जाति क्या है। तो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने नवल चुना था, तो वो नवल थे। तो जो दूसरा नाम है उनको आप जानते हैं, वो मेरे जो चाचा थे उनकी बेटी का नाम है दीप्ति नवल। जी जी। तो उनको सब जानते हैं। तो दो परिवारों में हमारे में पूरे खानदान में हम लोग नवल लिखते हैं। तो आपने क्या पूछा था? सर मैंने वो पूछी थी आपके पुरखों के नाम आपको कहाँ तक वंशावली। तो नवल इसमें बता रहा था। तो मेरे मैं पिता का नाम बताया था कि हरिकृष्ण नवल, और उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ आजम जलालाबादी, उनके पिता का नाम गोपाल दास, उनके पिता का नाम ईश्वर चंद्र, उनके पिता का नाम शाहू जी, नहीं गोपाल चंद्र, उनके पिता का नाम शाहू जी। वहां तक याद है। सर दीप्ति नवल से जो आपका ये रिश्ता है वो कैसे भाई भाई? मैंने दूर का बताया ना, हालांकि अब हम मिलते हैं या से बात करते हैं और बहुत बिजी भी होती है, और थोड़ी इनकी नेचर रिजर्व भी है, वो मेरी तरह खुला स्वभाव नहीं, पर अच्छी बातचीत करती है। उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो एक ही खानदान के, और उनके फादर, हमारे फादर बड़े बहुत, उन्हें बड़ा याराना सा था, थे वो दूर के कजन थे जी, और उनमें दोस्ती थी। खानदान एक ही है हम लोगों का, वी आर फैमिली जी। दीप्ति तो बेसिकली चित्रकार है ना। जी जी। और जो हमारी चाची जी थी हिमाद्री जी, उनकी मदर, वो भी एक बड़ी चित्रकार थी। और जो चाचा जी थे वो तो लिंग्विस्टिक के मास्टर थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे अमेरिका में जी। वहाँ पर तो बहुत अच्छा परिवार है उनका भी। और जो उनकी दादा थे दीप्ति के, ज्ञानचंद जोशी लिखते थे वो, और वो आर्य समाज के अच्छे नेता थे अमृतसर में। और उनका था, हम बच्चे थे देखते थे कि छोटा सा हवन कुंड उनके पास होता है। तो हमने कहा दादाजी ये इतना छोटा क्यों है? कहते हैं हम ट्रेन में आते ना, रात हो जाती, ट्रेन में भी हम सुबह हवन करते हैं, हमेशा हवन करते थे। तो आपने याद, कुछ चीजें याद आ गई मुझे जी। सर आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिनको आपने व्यंग में ढाला है। सर कोई ऐसा व्यंग जो जिसपे आपकी जिंदगी पे जिसने ज्यादा असर रखा हो, आप जिससे ज्यादा मुतासिर हुए हो? नहीं, हम शादरा में रहते थे, बीच में एक समय था 10-11 साल वहाँ रहे। तो हमारे पड़ोस में जो रहते थे
तो उनके घर में एक बुजुर्ग थी, दादी समझ लीजिए, या जिनकी माता जी जी। मालिक की। तो देखा था कि वो, उनको जब ठंड के दिन भी होते थे तो कोई ठीक सी रजाई कंबल नहीं होता था, ठर्राती रहती थी, या उन्हें भूख प्यास लगी हो तो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो एकदम से बड़े जश्न होने शुरू हो गए, बहुत कुछ होना शुरू हो गया। तो हम अपन देखते थे, तो ये क्या है। अब फिर रो भी रहे हैं, पूरा प्ले भी होता है, ड्रामा भी कर रहे हैं, ओहो वो चली गई, ऐसा था, इतना आशीर्वाद था, मरने के बाद बड़े उनके लिए नया ट्रंक जैसे आता है ना, वो सब था। तो वो मेरे मन पर उसका बड़ा एक गहरा असर हुआ। तो मैंने एक रचना रची, विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। वाह। और उसमें विक्रमार्क के माध्यम से, कि राजा विक्रमार्क को कहानी सुना रहा है बेताल, उस बेताल में उसने कहानी सुनाई है, और वो उसी बुढ़िया के मरने की कहानी है, और उसके बाद जो हो रहा है उसके बाद उनसे सवाल करता है। तो कहानी वो लिखी मैंने, व्यंग कथा थी। इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रतिक्रिया आई, मैंने इस पर शाबाशी दी। और ये कुछ ऐसा हुआ कि इस कहानी ने मुझे काफ़ी ऊपर पहुंचाया, उन अर्थों में जिसमें साहित्यकार हो सकते हैं। कि मेरे समकालीनों को भी पसंद आई। पर परसाई जी ने कहा कि मुझे, हम जबलपुर गए थे तो वहाँ रुके, उन्हें उस फंक्शन में आना था, पर बीमार हो गए तो उनको आने नहीं दिया गया। तो उनका फ़ोन आया कि हरीश नल को भी लेकर मेरे घर आओ, मैं उनसे विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो वो जो है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसने मेरे मन में ये जगाया कि आपको जो बुजुर्ग हैं इनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये जगाई कि यानी एक ऐसा समाज है कि जब तक जो जीवित है तब तक तुम उसको देख नहीं रहे, और जब वो मर गए हैं तब हम सबके सामने रो रहे हैं, पीट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो व्यंग की जो चीज़ है ना, मूल, वो पाखंड है जी। है ना। जो विसंगतियां हैं, जीवन की असंगतियां हैं, और उन्हें सबसे बड़ा पाखंड, कि पाखंड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे, चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे अध्यापक हों, कोई भी हो, किसी भी कला के कैसे भी हों, कि दिखाने की और खाने के और जो दांत वाले होते हैं ना, जी जी जी। तो कह तो रहे हैं कि साहब हम बड़े सिंपल रहेंगे, हमें कोठी नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, बाद में 2-2 कोठियाँ ले लेंगे, गबन कर लेंगे, और फिर उनके लिए 1000 करोड़ भी कम पड़ते। कितना आदमी को चाहिए कि कितना करोड़ चाहिए, इसकी सीमा नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें, तो ये उस को लिखने के बाद मेरे मन में ये सारी चीज़ें आई थी। तो मैंने देखा कि उसके बाद मेरा व्यंग जो है वो और ज़्यादा पुष्ट हुआ। जी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको कोई ऐसा बड़ा विद्वान, कोई ऐसा बड़ा व्यंगकार, कोई ऐसा बड़ा कथाकार, संपादक जब कहता है कि बेटा ये बहुत अच्छा था, ऐसे लिखा करो, ये बहुत बढ़िया, तो आप हो जाते हैं। तो जब ये बागपते खरबूजे में भी आया है ये व्यंग, जी। तो बागपते खरबूजे का जब इनाम मिला, और बाद में जब ये नई सदी शुरू हुई, तो पिछली सदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें टाइम्स वालों ने एक सर्वे किया था, जी। तो उसमें बागपते खरबूजे का भी नाम है, और उसमें इस कहानी को विशेष रूप से लिया गया। और उसके लिए जो सुभाष चंद्र जैसे जो व्यंग के इतिहास लिखने वाले, उन्होंने कहा कि ये मतलब, मैं बड़े संकोच से पर विनम्रता से कह रहा हूँ कि ये विश्व कहानी स्तर का है, मानते हैं। जी जी। तो उनकी, उन्होंने कहीं भूमिका में भी लिखा है ये वाली बात। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि जो आपने पूछा ना कि कभी ऐसा हुआ हो, जी। तो एक तो मुझे उस रचना के कारण ऐसा हुआ कि आप पाखंड वृत्ति को, विसंगति को और अधिक ऑब्जर्व करने लगे कि भाई आपको जाना है। और एक बात मैं सोचता हूँ असलम भाई, के जैसे कि किसी ने चोरी की, किसी ने खराब काम किया, हमने उसको बताया, उस पर व्यंग लिख दिया एक चीज़, पर अगर हम उसके कारण ढूंढे कि ये ऐसा क्यों बना, और उसके बाद कोई ऐसा कारण निकले जो ज़्यादा व्यंजक हो, जी। तो हम वहाँ तक पहुँचे, है ना। तो वो ये कोशिश अगर हम करें तो हो सकता है हम केवल बेटर राइटर ही नहीं, बेटर इंसान भी बनेंगे, कि हम सीखते हैं हर बार। जी जी जी। ये
सर दिल्ली विश्वविद्यालय में 41 वर्षों का आपका अनुभव रहा है सर, सबसे उसमें यादगार पल कौन सा रहा सर? बहुत सारे यादगार पल हैं। अब ये कि किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाहते हैं वो मैं वही खुशी या के आप तो व्यंग्यकार हैं सर, व्यंग के एतबार से ही नहीं, खुशी तो बहुत, हाँ व्यंग से तो ये है कि आप वहाँ पर विसंगतियां दिख रहे हैं। जी मेरे कई व्यंग कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ही हैं और उसके कारण मुझे 2 जगह प्रिंसिपल नहीं बनने दिया गया। जी अरे क्यों? क्योंकि मैं साफ कह देता था या लिख भी देता था या सवाल कर लेता था। मैं अपने ही कॉलेज में जब उन्होंने बरसर बनाया तो बरसर मतलब सारे अकाउंट्स उसके पास हैं। जी तो कॉलेज में मैंने देखा कि भाई हमारे कॉलेज में जो गवर्निंग बॉडी है उसने तो पिछले पता नहीं 20 साल से जो उनको हिस्सा देना होता है यूजीसी जो मिलता है तो उसका जो 2-3% देना होता है वो भी नहीं दिया। तो ये सवाल जब मैंने उठाया तो चेयरमैन जो एक पूंजीपति थे वो कहते हैं कि डू वी हैव टू पे समथिंग टू द ट्रस्ट, इस लहजे में बोले। तो मैंने कहा सर यू डोंट नो इवन इट, आपको पता भी नहीं है। यानी कितनी बड़ी विसंगति है कि आपको यूजीसी कह रही है कि हम आपको 97% ग्रांट दे रहे हैं, 3% ट्रस्ट आप दो गवर्निंग बॉडी थे नहीं दे रहे। फिर मैंने देखा कि वहाँ जाकर के जो बरसर होता है जब यूजीसी से सैलरी वगैरह बनवानी होती तो लोग जाते हैं प्रिंसिपल के साथ। तो जब पहली बार मैं गया तो मैंने देखा कि जितना स्टाफ नहीं भी था उससे भी ज़्यादा की सैलरी बनवाई गई कि जो एडॉक पर काम कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनको भी परमानेंट के रूप में पैसा लिया जा रहा है। तो बस शॉक्ड कि यानी जो टीचर का मतलब टीचर तो माँ जैसा है ना, निष्पक्ष निर्मल। तो टीचर से तो लोग सीखते हैं, तो हम ये क्या सिखा रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं। तो क्या होता है फिर आपके पास सवाल खड़े होते हैं। तो वो वही चेयरमैन जो मुझे कहते थे कि मेरा एक स्कूल है फलानी जगह, मैं आपको बाई ईयर भेजूंगा, आप देख करके आना, मुझे बताना, आप बहुत अच्छा करते हो और बड़ा बड़ा भला भला करते थे। उन्हीं से जब मैंने सवाल कर दिया जो बनाना चाहते थे कि ये वाइस प्रिंसिपल बने, बाद में प्रिंसिपलशिप भी हो सकती है, बिल्कुल काट दिया। उनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसको क्यों बनाया। ऐसे ही वो कॉलेज में हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है तो उसमें उन्होंने सबने कहा कि जो पुराने टीचर थे कि हरीश नवल जब कॉलेज में पढ़ते थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ कॉलेज पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर होता था, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, बजट फेल करा दिया था। मुश्किल से होता है बजट फेल। तो अशोक मित्तल जी थे पुराने, उन्होंने कहा कि हरीश नवल को बनना चाहिए। मैंने पहले 10 साल किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाया था वोकेशनल स्टडीज में वहाँ से हिंदू में आया था पूरी सीनियोरिटी खत्म करके। वहाँ जो है तो उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंट इसे दे दो। तो अब वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं, ये तो सब जानते हैं पार्लियामेंट के बारे में, इनको नहीं देनी। मुझे नहीं उन्होंने कहीं बनाया। और जो व्यक्ति जिसको पार्लियामेंट का कोई अनुभव नहीं था उसी को जब तक मैं कॉलेज में रहा उसी को बनाया और मुझे डिप्टी रखा जी। अच्छा, और डिप्टी में ये ख्याल रखा कि कोई भी एक दिन भी ऐसा ना है कि सेशन इसको करना पड़े। अच्छा तो ये होता है कि जब आप करते हैं, मैंने वो नंबर टाइम्स में आता था ना कांटे की बात, जी जी जब शुरू हुआ तो इसमें वो भी चिट्ठी है कि कांटे की बात शुरू कर रहे हैं, आप व्यंग भी भेजा करें। तो मैंने एक लिखा था, तो उस पर मैंने एक व्यंग लिखा, कांग्रेस की पटरी वाला ऐसे कुछ लिखा था जी। तो उसके ऊपर बवाल हो गया था, पुलिस आ गई थी, सब लोग आ गए। करण सिंह जी आए हुए थे कॉलेज में, मैं कंडक्ट कर रहा था प्रोग्राम, डॉक्टर करण सिंह, हाँ, और उनका भाषण चल रहा था, देखा पुलिस आ गई कि हरीश नवल कौन है। स्टूडेंट्स ने कहा ये क्या बात है, कहते नहीं उसको बुलाओ, दरोगा साहब बुला रहे हैं। तो खैर जब मैं गया तो लड़के सब आ गए, मैं स्टाफ असिस्टेंट का सेक्रेटरी भी था, तो स्टाफ वाले भी 2-3 लोग आ गए उठ करके क्या है। अब वो कुछ बताए नहीं जी, वो कहें कि आपको थाने चलना पड़ेगा, और फिर थाने चलिए। मैंने कहा थाने नहीं जाना, जिसने कहते वो आपको बुला रहे हैं, उनको यहाँ बुला लो। फिर उसने वायरलेस पे बात की, करते करते वो फिर वो आया थानेदार, कहते मैं अकेले में बात करूँगा। स्टाफ वाले कहते नहीं हमारे सामने करो ये। फिर हमारे जी स्टाफ रूम के अंदर एक और छोटा स्टाफ रूम है, फिर उसके अंदर लेके गए। तो मुझे कहते जी आपने क्या लिख दिया कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में, बताइए। वो कह रहे उनसे बात करो, उसने मेरी बात कराई।
डॉक्टर करण सिंह से? नहीं, डॉक्टर करण सिंह तो हमारे कॉलेज में आए हुए थे उस दिन की बात है। अच्छा। इतने फंक्शन के बीच में भी हमें ये सब करना पड़ रहा था। वो उस समय के तत्कालीन जो भी थे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुमने क्यों लिख दिया ऐसा? तो वो सीताराम केसरी जी थे आप? जी जी, बिहार के सीताराम केसरी सीनियर। तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने तो लिखा था कि भाई जैसे गाड़ी तैयार है ना, और डिब्बे बहुत सज गए हैं, धज हो गई है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ है, सब ठीक है, पर पटरी कहाँ है ना? और फिर मैंने एक कमेंट कहीं किया था कि इसका बैंड बज रहा है। मुझे क्या पता कि सीताराम केसरी जो हैं वो जो कांग्रेस दल के बैंड मास्टर थे, उन्होंने इसको दिल पे ले लिया कि मेरे लिए लिखा कि बैंड बजा। जी जी जी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझसे बात की, मुझे हंसी ही बहुत आई, कहते मेरे पास आओ बेटा, ऐसे ही लिखते हैं। मैंने कहा देखिए मुझे तो पता भी नहीं था जी। ये तो मैंने एक कहावत के रूप में लिखा था कि वो उसकी बैंड बजा रहे हैं, तो आप सचमुच ही बजा रहे थे। तो ये इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हैं जो थोड़े से याद रहते हैं, व्यंग के कारण जो होते हैं। आप अपदस्थ हो जाते हैं, आप कैसे हो जाते हैं, डिमोट हो जाते हैं। सर बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। आप शिक्षक भी रहे, आप विद्यार्थी भी रहे सर, पहली छात्र में और आज के छात्र में आपको क्या फर्क महसूस किया? आज का जो छात्र है बड़ा बेबाक है, और वो कोई भी सवाल करने से चूकता नहीं है। हाँ, वो जैसे घर में होता है। पहले ऐसा होता था जब हम स्टूडेंट थे तो टीचर से डरते थे, अब हम टीचर हैं तो स्टूडेंट से डरते हैं। जब हम बेटे थे तो पिता से डरते थे, जब पिता बने तो बच्चों से डरते हैं। तो हमारी जनरेशन इज डिफरेंट, ये भयभीत होने वाली जनरेशन है। तो ये आक्रामक और आक्रांत हो गए ना पीढ़ी पूरी, ये युग का प्रभाव है। तो छात्र भी वैसे ही हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब एक स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ता भी था आया, मुझे कहता है सर डू यू हैव मैच बॉक्स? सिगरेट पीनी थी उसे जी। मैं सोचने लगा कि ये कभी कोई कह सकता है टीचर से जिससे वो पढ़ता भी हो? जी। नहीं पता और बात है। और कॉलेज के कॉरिडोर में कि डू यू हैव मैच बॉक्स? फैग। दिल तो कर रहा था कि एक थप्पड़ पर वो तगड़ा जाता था, मैंने मारा नहीं उसको। बट ये पिंच करता रहा मुझे। मैं सोचते रहा कि हाँ ये कैसे बदल गए हम लोग, मतलब एज स्टूडेंट। हाँ, आज का स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, स्कूल का भी जी, संकोच नहीं करता। इसका प्रमाण है जितने भी ये कल्चरल फंक्शन होते हैं, टीवी पर आते हैं, सब जगह आते हैं, सब बच्चे कैसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियों में जो कमाल का कॉन्फिडेंस है, वो एक बहुत रिमार्केबल है। एक अवेयरनेस आई है उनमें, बहुत ज़्यादा आई है कि वो कम नहीं बल्कि थोड़ा आगे ही है। जी, क्योंकि वो उनको ईश्वर ने थोड़ा गंभीर बनाया है, और वो थोड़ा सा तो छिछली बातों से दूर रहती है, गंद गाली जी 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 जी। तो उससे ये फर्क पड़ा। तो स्टूडेंट में परिवर्तन है। हाँ, हमारे हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं, जब हमें तो नहीं पर औरों को आश्चर्य होता है जब हमारे पैर छूते हैं। जी। आएंगे सर, तो दूसरे कहते हैं यार ये लड़के तुम्हारे पैर छू रहे हैं और तुम भी आशीर्वाद दे रहे हो। उनका आशीर्वाद लेने आए थे ना, दे दिया। कहते हमारे तो नहीं छूते। मैंने कभी वो उनके वो वाले संस्कार है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, बट फर्क है। इनकी एक अलग श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है। और क्या होता है, ये आप किस क्लास से, इकोनॉमिक क्लास से वर्क करते हैं, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। जी। हिंदी पढ़ने के लिए आदि बच्चे, संस्कृत पढ़ने के लिए वो बच्चे आते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं। जी। तो जो वीकर सेक्शन का है वो सब जगह वीक होता है। हाँ, उसमें वो विश्वास नहीं होता, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं होता, उसके पास वो बैकग्राउंड नहीं होती, वो बैकिंग नहीं होती। तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा करना चाहिए, पर उसके लिए कम किया जाता है। पैराडॉक्स। तो व्यंग्यकार को ये सारी चीज़ें उसको उसकी सामग्री बनती है मस्तिष्क में कि ये इतने विरोधाभास क्या है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे में जैसे रंगमंच कराता था, तो इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज, ये सब अपने ही थे बच्चे। तो कहीं जाना होता तो ये अपनी कारें ले आते थे या खुद लेके चले जाते थे। हम हिंदी वालों को लेके जाते थे तो अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे उनके लिए भी। मैं प्ले करवाता था तो हिंदू कॉलेज के बच्चों ने कहा कि सर हमें तो कोई लेता ही नहीं, तो हमने अभिरंग नाम की संस्था बनाई कॉलेज में।
मैंने कहा इसमें सिर्फ हिंदी और संस्कृत के लोग होंगे और वो नियम लेंगे। तो फिर वो आए, तो उन्हें अरविंद गौड़ को बुलाया कि भैया एक थिएटर वर्कशॉप करते हैं। देवेंद्र जी को बुलाया, अंकुर जी को, जी उनकी वर्कशॉप कराई। फिर वो बच्चे आ नहीं पाते थे। एक लड़की थी जो सुबह सब्जी बेचती थी, तो उसके लिए टैक्सी लगवाई कि भाई, तो मन को बहुत अच्छा लगा कि हम जिस काम के लिए आए हैं ना वो काम करो। आप जो व्यंजक स्थितियों को जब ठीक ठीक करना चाहते हैं, है ना, डाउन ट्रोडन को ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। वाह वाह है ना। वाह। फिर एक ये रहा, मैं देखता था कि एक और व्यंजक चीज मैंने देखी, ज्यादातर जो टीचर्स हैं तो वो जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं उन्हीं को ज्यादातर प्रमोट करते रहते हैं। जी वो तो ऑलरेडी प्रमोटेड है, उनको तो करो ही, लेकिन जो डिवोटेड है उनको तो आप सामने लाओ। तो मैं जब पढ़ाता था तो मेरा जो सबसे ज्यादा ध्यान है, इसको आप आत्म प्रशंसा मत मानिए, पर एक जी 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 स्वीकृति नहीं सर, वो हमारे लिए तो ये इबरत वाली बात होगी। हम वो कि जो सबसे वीक है, मेरा ध्यान उन पर होता था जी कि मेरी बात उन तक पहुंचे, वो इस चीज को समझे कि नहीं समझे। वो लोग तो समझ गए, जाहिर हो रहा है, और वो फिर उसका मजाक भी ना बनाए। तो इसका बहुत ध्यान में रखता था, और अपने जूनियर से भी कहता था कि देखो भाई, जो टीचर का मतलब ये है कि आपकी दृष्टि जो सबसे निचली पीढ़ी पायदान पर है ना, उसको ऊपर धीरे धीरे लाना है। ऊपर वाला तो है ऊपर, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, पर जी उसको आगे। तो मैंने देखा कि उसका अच्छा फल हुआ कि आप कुछ करते हो, मन होता है। या जैसे मेरी पत्नी भी कॉलेज में पढ़ाती थी, और हम दोनों ने बना रखा था कि हम अपनी सैलरी का 10% जो है वो डोनेशन वगैरह इस तरह के कामों में दिया करेंगे, और हमने इसको निभाया। फिर जैसे मैं बच्चों को कहता था कि स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जी तो आप ये खुराक खाओ, ऐसे करो, घूमो, और जितना हो सके ये जितनी चीज़ें हैं ना नशे वाली, ये नहीं होनी चाहिए। शराब है, सिगरेट है, ये, और अगर आप वेजिटेरियन हो सकते तो और भी अच्छा है ना। इसका चरित्र से कोई संबंध नहीं है, पर आपकी सेहत से संबंध है। सेहत से संबंधित चीज है। हाँ, तो उसको मैं उसको कहता था लोगों को भी आप ऐसा करो। और जैसे मेरी 2 बेटियां थी, हमने शादी करनी थी, तो हमने सोच रखा था दोनों ने कि हमें बिना कर्ज नहीं लेंगे, और जितना हमारे पास है उतने में ही रखेंगे। हमें शोबाजी नहीं करनी है कि जी ये डीजे बुला लो, उसको 50, उसको 2 लाख, उसको 5 लाख, जितने है उसमें करो। जिसके पास है वो करे, जिसके पास जितना उतने में करो। तो इस चीज से हम दोनों बड़े खुश रहते हैं, है ना। इसमें हमें एक प्रसन्नता का विषय है कि कोई कर्ज नहीं है सिर पर। आपने शादियां भी कर दी हैं, अच्छी तरह से की हैं, सब कुछ किया है। वो लोग देश विदेश भी गई हैं, सब, और बच्चों को बता दिया कि तुम अमीर नहीं हो, तुम एक टीचर के बच्चे हो, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, जी है ना। और ये जिसके पास ज्ञान की तो दौलत बहुत है। नहीं, वो ज्ञान है। और वैसे भी क्या है ना, देखिए क्या होता है कि छोटी हमारी बेटी एक बार आई घर में, कहते कि वो अमुक उसकी सहेली का बर्थडे है, जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज की बेटी थी। जी तो कहती कि उसके लिए गिफ्ट लेना। मैंने कहा अच्छा ये ले जाओ, मैं ला देता हूँ। कहती ऐसा नहीं, उसने मुझे इतना दिया था, इतने का। मैंने कहा तू ये सोच, जितने का दिया था 5,000 6,000 का, वो उसके पिता की कमाई का कितना प्रतिशत है। हम्म और वाह 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 मैं जो तुझे लेके दे रहा हूँ, तू देख मेरी कमाई का कितना प्रतिशत है, वाह वाह। तो तेरा प्रतिशत ज्यादा होगा। तो आपको हमेशा परसेंटेज से सोचना है, आपको उस अमाउंट से नहीं सोचना है। तो दोनों बच्चियों को और उनके परिवार भी इसी तरह से चल रहे हैं, खुश हैं। सर गिफ्ट का आपने हमारे सामने एक चिराग रोशन कर दिया है कि गिफ्ट देते समय ये सोचना चाहिए कि हमारी अपनी क्या हैसियत यस, है, इसी और और नहीं, उसके हिसाब से। और वो भी है कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, तो ये ना हम उसको सोच के ना सोचे कि अरे उसको तो कुछ भी दे दो, नहीं, हमारा जो स्तर है हम उसी स्तर से दें। अपने स्तर के और जो अनुसार बड़ा है उसको ये सोच के ना दे कि कोई ज्यादा से ज्यादा दे। हाँ अपना ही स्तर हमारा है, हमें उनके स्तर को नहीं देखना। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्चुअली आप इस माध्यम से सीखते हैं। ये व्यंग आपको साहित्य सिखा रहा है कि आपकी सोच में आ जाता है कि अगर आप व्यंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप क्या खुद भी कोई सोशल वर्क करते हैं कि नहीं? जी क्या आप किसी की सहायता करते हैं कि नहीं? क्या आप माता पिता के साथ रहते हैं कि नहीं? क्या आप अपने परिवार को समय देते हैं कि नहीं? क्या आप उलझुल के चीज़ों में तो नहीं बंधे रहते? तो आपको उधर से भी तो करना। जिन चीज़ों पर आप व्यंग कर रहे हो,
आप खुद कितने पानी में, तो ये कोशिश की। तो अब कोई इसको अच्छा कहे बुरा कहे, किसी को ना लगे पर इससे आप तो खुश हैं, आपके तो मन की संतुष्टि है। जिंदगी में खुश रहना चाहिए। जी जी जी, खुश रहो, मन की संतुष्टि इसी तरह से हो सकती है। सर 50 से ज्यादा मुल्कों में आपने भारत को प्रमोट किया है जी। सर, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। 1992 की बात है, उससे शुरू किया था ट्रिनिडाड जी। तो हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो वहाँ उन्होंने बुलाया, तो मन था कि जाएं, लेकिन उतने मालूम नहीं था ट्रिनिडाड कहाँ है। अब 92 में तो पता ही नहीं था, आजकल तो फिर भी लोगों को पता है कि ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में है, तब पता ही नहीं था। इसमें ढूंढा ग्लोब में तो कहीं मिला ही नहीं मुझे कि कहाँ है ट्रिनिडाड। तो मैंने, अब चूंकि मैं वोकेशनल कॉलेज में पढ़ाता था, टूरिज्म के स्टूडेंट हैं हमारे, तो मैं टूर भी लेके जाता था, तो मैंने फिर राजन टूरिज्म वाले मुझे कहा, यार ये ट्रिनिडाड की टिकट कितने की है? 92 की बात है। तो उसने कहा, जी ट्रिनिडाड तो वेस्टर्न हेमस्फीयर में है, 23 घंटे का सफर है, बहुत दूर है, दूसरे कोने में है। तो मैंने कहा, यार वो टिकट कितने की होगी? अब उस जमाने कहता 45,000 की है। ओहो सर कौन से सन की बात है? 92। हाँ, तो अब वो बहुत दूर है, देश क्या करे। खैर, तो ये पर आप पहुंच गए और अच्छी स्थिति है, पहुंचे। वो लंबी चर्चा, इसलिए उसको मैं बीच में छोड़ रहा हूँ। तो अनुभव ये रहा कि जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आप अपना पर्चा ना अंग्रेजी में देना है और हम उसको यहाँ ग्राम्प्ट कर देंगे, हमारे अंग्रेजी विभाग वाले जी। तो मैंने दिया था स्ट्रेंथ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज की क्या शक्ति है, भाषा की जी, उसको था। तो वो फिर तो ये लगा कि मैंने कहा ये हिंदी का फंक्शन हो रहा है और अंग्रेजी में हो रहा है। तो वहाँ गए तो मन में थोड़ा सा रोष सा भी था कि हिंदी का है, अंग्रेजी में क्यों हो रहा है। तो पता चला कि उस देश में जो लोग हिंदी तो बोलते ही नहीं है, चाहे वहाँ 48% लोग भारत से गए हुए हैं पुराने, पर वो हिंदी भूल चुके हैं। और वहाँ की जो लता मंगेशकर है, जब गाना गाती है इतना अच्छा गाती है हिंदी के, और उस समय मैं इंडिया टुडे का साहित्य सलाहकार था, तो मैं सोचा इनसे इंटरव्यू लूँ। तो उनके पास चला गया, तो मैंने उनसे कहा कि आपने गाना बहुत अच्छा गाया, कहते प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। जी, मैंने फिर इंग्लिश में पूछा उनसे, तो गाना बहुत अच्छा गाया, कहते हाँ। मैंने कहा तो आप कैसे गा लेती? कहते मुझे मालूम नहीं इस गाने का क्या मतलब है। हाउ स्ट्रेंज। अच्छा, हनुमान सिंह थे, वो बिनाका गीत माला की तरह से प्रोग्राम देते थे हर हफ्ते, सारी जनता अपने अपने घरों में रेडियो लगा के बैठ जाती थी, तो बिनाका गीत माला की तरह से प्रोग्राम देते थे। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द फिल्म फलाना फलाना फलाना, दिस सॉन्ग बाय फलाना, म्यूजिक बाय फलाना, इंग्लिश में बताते थे। तो हनुमान सिंह जी से पूछा, तो कहते कि मैं भी नहीं जानता, लोग भी नहीं जानते, तो अगर आपको किसी भाषा का प्रचार करना है तो उसी भाषा में तो करेंगे जो लोगों को समझ में आएगा, जी, है ना। आप संस्कृत है, रशियन है, आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसी भाषा में कैसे करेंगे, इनको धीरे धीरे आएगा। तो ये एक मतलब व्यंजना भी हो गई, पर एक यहाँ से शुरू हुआ वो सफ़र। फिर देखा, और वहाँ जाके जब मैंने अपना वक्तव्य दी तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी में कहा कि मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ मतलब कोलंबस ने इसको खोजा था। तो एक लड़का ऐसे ऐसे करने लगा, तो मुझे पता नहीं था वो ऐसे ऐसे का मतलब था कि जैसे हम यहाँ ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे उनके यहाँ करते थे जी, तो वो उनका संकेत है। हाँ, कि भाई हमें कुछ कहना है। तो वो जगह जगह माइक लगे। अब स्कूल का लड़का था, तो उसने कहा कि कोलंबस तो कोई नाविक नहीं था, कोई नहीं था, वो तो पायरेट था, वो तो समुद्री डाकू था। जी, डोंट वर्शिप हिम। मैंने कहा तो यहाँ तो कोलंबस को लोग वो मानते, पर कोलंबस तो भैया पायरेट था, तो पायरेट ही वो जब उसका इतिहास पढ़ा हाँ, वो तो था ही। तो मैंने कहा ये अवेकनिंग है, यानी ये कितना अवेकंड है, स्कूल में पढ़ रहा है और भरी सभा में, इंटरनेशनल गैदरिंग में 36 देशों के लोग वहाँ हैं जी, और एक विदेशी प्रतिनिधि से कह रहा है कि आप गलत कह रहे हो, चेक योरसेल्फ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ यार ये दिस इज गुड। एक लगा कि हाँ ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए, ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। और आप भाषाओं को लेकर के मन में ये मत पैदा कर लीजिए कि हम ये हैं तो यही है, कट्टरता नहीं होनी चाहिए।
जी जहाँ कट्टरता आई तो वहाँ पर उतना अच्छा नहीं होता, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ हमेशा बेटरमेंट होता है। तो ये चीज़ सीखी। वहाँ गए थे, लोगों ने ठीक लगा, दूसरा कोई सम्मेलन हुआ तो उन्होंने बुलाया, फिर ये सोच लिया कि अपनी हिंदी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का प्रचार करना है। तो कोई नहीं, उस समय भी एड के लिए अप्लाई किया था ICCR से, तो मिला नहीं, तो कभी कभी नहीं मिला। 2-4 बार, जैसे जापान ने एक बार दे दिया था, एक बार मॉरिशस ने 3 साल के लिए बुलाया था मुझे एज एन एग्जामिनर। जी वहाँ हिंदी और फ्रेंच का सब्जेक्ट होता था, बी ऑनर्स इन हिंदी एंड फ्रेंच। तो पेरिस से आते थे फ्रेंच वाले, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के, हालांकि मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, पर हम आकलन करते थे, मॉडरेशन करते थे एक दूसरे को समझ के। तो फिर वहाँ मैंने देखा कि ये लोग होटल में ठहराते हैं, इतनी दूर गाड़ी वाड़ी भेजते हैं, तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप स्टूडेंट्स के बीच में रहो, तभी तो उनको जानोगे क्या है। जी तो मैंने कहा जी मुझे तो यहीं के गेस्ट हाउस में दे दीजिए। कहते गेस्ट हाउस में रह लेंगे, आपको होटल मिल रहा है। तो मैंने कहा होटल का क्या है? कहते कोई नहीं जी, जो उसका होटल का पैसा लगता है ना, वो आपकी गेस्ट हाउस तक बहुत कम है, तो आपको हम पैसा देंगे। मैंने कहा ठीक है, देना यार, बच्ची है, शादी करनी बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं तो इसलिए आया कि यहीं रहूँगा, तो स्टूडेंट्स के बीच में रहूँगा। तो फिर वो स्टूडेंट्स के बीच में थे, फिर टीचर भी आ जाते थे। फिर बीच का जो समय होता था, जी तो उन्होंने कहा भी चलो, अब वहाँ पर कैसीनो था एक कहीं दूर, तो मैंने कहा वहाँ क्या जाना, हम लोग वर्कशॉप कराते। तो मैंने वहाँ थिएटर की वर्कशॉप एक ली, एक मैंने सिनेमेटोग्राफी उसकी वर्कशॉप ली, तो वर्कशॉप लेते थे, व्यंग की वर्कशॉप ली। तो अलग अलग अनुभव हुए, और अपनी भाषा के बारे में उसी के उदाहरण देता था। फिर हमने उसमें कोर्स में MA आने वाली थी, और जो डिसर्टेशन उसके टॉपिक दिए नए नए, हर बार सोचते थे किस क्या क्या टॉपिक देने, तो देते थे। तो एक उससे भी रहा। कई देशों के अलग अलग अनुभव हैं। यूरोप के अनुभव बहुत रोचक हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हुए, पता चला कि जैसे तुलसीदास की वजह से कभी हिंदी प्रचारित हुई थी, आजकल वो फिल्मी दुनिया की वजह से, बॉलीवुड की वजह से है। जहाँ जाते थे तो वहाँ पर लोग पूछते थे कि भाई गाना गाते थे। एक बार मैं, सुधा और मेरी बेटी जा रहे थे, ग्रीस की बात है, तो 2-3 लड़के बैठे हुए थे वहाँ, एकदम से आ गए और आके एकदम से मुझे कहते अमिताभ बच्चन, मतलब बताना चाह रहे थे कि हम जानते कि आप हिंदू हो। जी और फिर सुधा का हाथ पकड़ा, कहते मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी तो सुधा कहती नो नो, करती हूँ। कुछ समझ तो कुछ नहीं आया, पर हमें समझ गया फिल्मों का बड़ा प्रभाव। तो वो फिल्मों के नाम लेके हमसे बात कर रहे थे। हमारा संवाद यही था कि फिल्मों के नाम या एक्टरों के नाम ले रहे थे, दिलीप कुमार, संजय, मिथुन, ऐसे करके। तो वो हिंदी का प्रचार हो रहा है, ये देखा कि हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग कवि सम्मेलनों को डिग्रेड करते हैं, जहाँ चुटकुले ज़्यादा हो जी जाते हैं, पर कुछ अच्छे कवि विदेश जाते हैं तो वो लोग उनको सुनने आते हैं, वो लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हैं। जी जी मुशायरा हो रहा है तो उर्दू प्रमोट हो रही है, हिंदी प्रमोट हो रही इस बार। और अभी तो मुझे अमेरिका में मौका मिला, मुशायरे की सदारत मैंने की पहली बार जिंदगी में। जी हिंदी उर्दू मुशायरा था, तो कहेंगे सदारत अरेंजमेंट करेंगे, तो है ना। तो यानी आप भाषाओं को जोड़ रहे हैं। उसमें तो शायद वो भी थे कि उनका मंजर भोपाली साहब। नहीं, अब्दुल्ला जी थे, अब्दुल्ला जी थे उसमें, मंदिर शायद नहीं थे, अब मैं ध्यान नहीं, कहीं ने लिखा होगा। तो आप कल्चर्स का मिलान कर रहे हो, जी हाँ, आप संस्कृतियों को जोड़ रहे हो, आप भाषाओं को जोड़ रहे हो, है ना। अब हिंदी हो या उर्दू हो, लिपि के सिवाय तो कोई फर्क ही नहीं है, तो एक ही भाषा, लिपि अलग है। वो धीरे धीरे ये ज़्यादा पांडित्यपूर्ण हो गई, वो भी पांडित्यपूर्ण हो गई। फारसी, पर्शियन, अरेबिक को लेकर आ गए, संस्कृत को लेकर के आ गए, तो विश्व में एक नई भाषा का निर्माण कर रहे हो एक तरह से। हाँ, नहीं हुआ। देखिए, जब आप जिन जिन कंट्रीज में ये वॉर हो रही है, उन कंट्रीज में हिंदी के बहुत सारे स्कूल हैं, 2600-2700 स्कूल हैं। एक और वहाँ जाने का मौका मिला, ओमान में बुलाया उन्होंने हमें, तो ओमान में देखा 9वीं कक्षा तक हिंदी कंपलसरी, उसके बाद चॉइस है, तो लोग फ्रेंच ले लेते हैं। तो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो नंबर बहुत अधिक देते हैं। हिंदी क्यों नहीं लेते हैं? नंबर नहीं देते, क्या साहब इसने बिंदी नहीं लगाई, इसने ऊपर रेखा नहीं लगाई। तो हमने बड़ा समझाया कि जब आपको समझ में आ गया है क्या कह रहा है,
अब जो बालक मलयालम पढ़ता है या जो गुरुमुखी पढ़ रहा है, वो अपने हिसाब से बोलेगा ना, तो आप तो समझ गए क्या कह रहा है, तो आप नंबर क्यों काटते, पर मानते नहीं थे। फ्रेंच जी वाले खूब नंबर देते थे। खैर, तो ये सारी चीजें जब आप जाते हैं, जितना आप बाहर जाते हैं, आपको 2-3 चीजें पता चलती हैं। एक तो आपका जो दृष्टिकोण है बहुत विस्तृत हो जाता है, और दूसरा होता है आपको लगता है अरे इतनी बड़ी जगह है, हम हैं कहाँ, है ना? जी हे, हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे, हम तो कुएं के मेंढक थे, ये कितना बड़ा है। और एक चीज और होती है कि जैसे हम चांद को देखते हैं कि चांद बड़ा चमक रहा है, जी और जब पृथ्वी से दूर जाते हैं, जैसे अब लोग गए हुए हैं ऊपर, तो ये चांद, जो पृथ्वी है, वह चांद से 9 गुना ज्यादा चमकती है। जी पर उसकी चमक कहाँ देखेंगे आप, जब दूर से आएंगे। दूर से तो आएंगे। जब दूर जाके लौट के भारत और हिंदी देखते थे, तो लगता था अरे हम हिंदी को प्रतिष्ठित नहीं कर रहे, यहाँ तो बड़ी प्रतिष्ठित है। आप सोचो, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ली हैं अमेरिका की हिंदी की। जी मेरी बेटी अमेरिका में हिंदी पढ़ाती है, और बड़ी बेटी इटली में हिंदी पढ़ाती है। जी और जापान में हिंदी उर्दू पढ़ाने के जब 150 साल हुए थे, तो मैं बुलाया गया था। सोचिए, देश तो आजाद हुआ 80 साल पहले, जी 75 को, पर वहां से हिंदी उर्दू पढ़ रहे हैं लोग। तो पाकिस्तान से आए थे, यहाँ से गए थे, मुशायरा कवि सम्मेलन भी ज्वाइंट हुआ था। तो आप, यानी बाहर जाने का ये सिलसिला, इसमें आपकी दृष्टि बनती है, आप देखते हैं, अपने देश के प्रति भी आपको ज़्यादा जागृति होती है, कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं। वो अपनी भाषा पर जान छिड़क रहे हैं, अपनी भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आपने कभी देखा है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है किसी मौलवी मौलाना का की बेइज्जती करता हो, जैसे हम करते अपने जो शादी ब्याह में आता है, पंडित जी मोटे हो रहे हो खा खा के, हाँ। अरे ये 5 रुपए ले लो, चक्कर और जल्दी लगा दो। मैं कहा, आप किसी ग्रंथी को कहकर देखिए, किसी फादर को कह सकते हैं आप, किसी मौलाना को कह सकते हैं। तो आप खुद ही ये सारी चीजें जब जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि अरे कितना। अब पाकिस्तान से अहमद हमेश आते थे हमारे यहाँ, तो आकर बातचीत होती थी, तो कहते थे आप कभी आइए, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों की कितनी खातिर होती है। जी तो ये लगता है कि ये जो हमने बना रखे हैं, है ना, जो हमने जुड़ाव बना रखे हैं, ये सब नहीं होने चाहिए, ये दीवारें नहीं होनी चाहिए। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो असली अर्थों में वही होना चाहिए, वैश्वीकरण जो हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब जाते हैं, तो आपको ज्यादा लगती हैं। तो मतलब सभ्यता से सभ्यता मिले तो सभ्यता मिलती है, संस्कृति आप जानते हैं, भाषाओं को जानते हैं, भाषा का उत्थान करते हैं, अपनी भाषा की बात करते हैं, लोग सुनते हैं, जिस भाषा में सुनना चाहते हैं, जिस लहजे में सुनना चाहते हैं, सुनाइए। बल्गारिया गए तो वहाँ वो उर्दू मिश्रित हिंदी चाहते हैं, जी तो वहाँ वही बोलिए ना। वहाँ पर अगर आप जयशंकर प्रसाद की भाषा बोलेंगे, तो आपका जाने का फायदा क्या है। अब कहीं आप जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसमें बहुत ही हल्के हल्के शब्द आए, जी तो आप सुगम सरल हिंदी बोलिए, तो आपको समझ में आता है। सर, हिंदी तो टर्की में भी बहुत सुनी जाती है, बहुत बोली हाँ। जाती है। भाई सब जगह बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज, परसेंटेज है टर्की के अंदर जो हिंदी बोलता है, सुनता है। आप देखिए कि 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है। जी जापान में 14, चीन में 8, सभी जगह यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ते हैं। तो वो है कि हम अपने यहाँ क्या कदर कर रहे हैं, अपनी माँ की कदर नहीं कर रहे, करनी चाहिए। हाँ, ये हमारी मातृभाषा है ये। और ये लगता है कि और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो हम देखते हैं कि जब कोई आदमी हिंदी के बारे में बात करने लगता है, तो हिंदी के बारे में कम बोलता है, अंग्रेजी के विरोध में ज़्यादा बोलता है। तो अगर आप दूसरे की माँ की बेइज्जती करोगे, तो आप फिर कहोगे मेरी माँ को प्रणाम करो, वो कैसे करेगा? उसको तो आप इज्जत दे नहीं रहे। आपके कहने का मतलब ये है कि अपनी भाषा को आप प्रमोट कीजिए, दूसरे की भाषा को सभ्यता सीखने के लिए वो भी माँ है जी। और अंग्रेजी तो हमारी हेल्प कर रही है जी। अगर हम इतने देशों में गए हैं, तो हमारा काम ज्यादातर अंग्रेजी से हुआ कि हमने अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाई है, पढ़ाने को हुआ, नहीं तो समझेंगे नहीं। अनुवाद का बहुत बड़ा महत्व होता है हर भाषा का। आपने रशियन लिटरेचर पढ़ा है, तो कैसे पढ़ा है? जी जी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो, आपने पढ़ दिया।
होता है ना। अभी ये देखिए कुरान शरीफ रखी है, जी हिंदी में है जी ये ना। अगर फारसी में, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको? जी पीपल डोंट बिलीव इट। तो ये हमारा वही ना, क्या स्पेक्ट्रम बड़ा होता है। कैलिडोस क्या बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है इसमें, बहुत विस्तृत हो जाता है। तो आप उसको देखते हैं, तो ये बाहर जाकर के ये सारी चीजें हैं, तो उसके बहुत तरह के अनुभव हैं जी। सर, आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं सर जी। ये पुरस्कारों में कोई खास पुरस्कार आप जो आपके ज्यादा दिल के नजदीक रहा हो? देखिए ऐसे असलम भाई, सबसे बड़ा पुरस्कार जो सबसे नजदीक है, वो तो है जब पाठकों के, रिसर्चर्स के पत्र मिलते हैं। वाह। जब पाठक कहते हैं, समाज की प्रतिक्रिया। हाँ जी समाज कहता है, इम्फाल से लेटर आ रहा है कि सर मैंने आपका दीनानाथ का हाथ पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। वो रायपुर से चिट्ठी आ रही है कि आदरणीय, मैंने आपकी विक्रमार्क और बुढ़िया वाला पढ़ा तो मैं हिल गया, मैं रो पड़ा। तो आपको लगता है दैट इज सम्मान, असली पुरस्कार तो वो है। हाँ, जब आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आपको खुश होते हैं। तो हम जितनी, तो हम तो सब संभाल लेते हैं, सब तमाम, कि भी किसी ने दिया है, जी जी अनुग्रह से दिया है ना, बिन मांगे हमें दिया है, तो भैया इसका सत्कार होना चाहिए। तो और मान लीजिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पुरस्कार आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते तो हैं, बस आपको ये समझना नहीं चाहिए कि बस अब मैं बढ़ गया, मुझे ये मिल गया, वो नहीं। जैसे पद और प्रतिष्ठा का बड़ा अजीब होता है। मैं इंडिया टुडे में जैसे सलाहकार था, तो एक बार हम गए, नागपुर में बुलाया था, तो वहाँ पर मेरे साथ जो गए एक पत्रिका के संपादक थे, तो उनका नाम नीचे था, मेरा ऊपर था। उनको पता नहीं कि ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं। पर अब मैं सोचने लगता हूँ, मैं तो इससे बड़ा हो गया। नहीं, वो इंडिया टुडे के कारण हुआ कि इंडिया टुडे बड़ा है। आप एनडीटीवी में, एनडीटीवी सबसे बड़ा तो एनडीटीवी है। आप एनडीटीवी नहीं हो, आप इंडिया टुडे नहीं हो, यू आर सिंपली हरीश नवल। तो जहाँ आदमी अपने आप को पोस्ट मान लेता है, तो वो फिर वो मंत्री हो जाता है, मैं तो फलाना हूँ, मैं जज हूँ। हर जगह आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, हर जगह। तो आपको, तो ये चीजें भी क्या है ना, उस ऑब्जर्वेशन से सिखाती हैं, जो जिसके कारण हम व्यंग लिखते हैं, कहीं ना कहीं। जी जी मैं यही शिक्षा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि व्यंग लिखने वाला ही ये इतनी डीपली बातें बता सकते हैं, जिंदगी के ये पहलू रोशन कर सकते हैं। क्या ना सर, कि ये व्यंग में ध्वनि है, कि क्या ध्वनित क्या हो रहा है। आप किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई आपको कुछ कह रहा है, वो शब्द ध्वनित क्या हो रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो वहां पहुंचिए तो फिर चीजें ज्यादा खुलती हैं। तो जहाँ पर भी चीजें खुलती हैं, वहाँ रास्ते मिलते हैं। रास्ते मिलते हैं तो आप आराम से चलते हैं, रास्ते नहीं मिलते तो आप रास्ते ढूंढते रह जाते हैं, भटक जाते हैं। तो भटकाव बचाने के लिए साहित्य, और साहित्य में भी जब आप ध्वनि को समझ लेते हो, आप अभिधा को समझते हो, लक्षणा को समझते हो, और व्यंजना सबसे महत्वपूर्ण है, उसको समझ लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि आप साहित्य की सीढ़ियों को थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए। सर, अभी आपने इंडिया टुडे की और इनकी बातें की हैं, आपने बहुत सारी किताबों का संपादन भी किया है सर। आपका सर ये इंडिया टीवी में, एनडीटीवी में, ये सारा का सारा और किताबों का संपादन, ये आपका अनुभव कैसा रहा सर? ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक तो वहाँ जाके पता चला कि जैसे जब इंडिया टुडे में जब ये आया कि 84-85 में, कि अंग्रेजी के इंडिया टुडे की तरह से हिंदी में आना चाहिए, तो उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको थोड़ा सा अंग्रेजी का भी समझ हो, थोड़ा वो मॉडर्न भी हो, जी है ना, थोड़ा फ्रैंक भी हो। तो वो सब तो करते करते फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, और उन्होंने मुझे बुलाया, और पहली नज़र में मुझे रख लिया उन्होंने। तो आप फिर वहाँ आपको एक मौका मिला, तो आपको लगा कि वो सब आपको बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जो भाषा आप जानते हो उनमें से कोई नहीं जानता उतनी, है ना। कि वो एडिटर भी कह रहा है कि भाई मुझे बता दो, मुझे ये लिखना है, तो इसमें क्या लिखूं। तो आपको एक चीज़ पता चलती है, आप एनडीटीवी में जाते हो तो क्या, क्यों जाना है, कहते भी विनोद दुआ और आप जो है ना हमारा भाषा सुधारोगे, हमें इसलिए आप, तुम दोनों बनाते थे भाषा, कि हम एक नई भाषा बनाएंगे, जी लिखेंगे रोमन लिपि में सब। तो 40 लोग थे, तो गुड मॉर्निंग इंडिया हमने बनाया प्रोग्राम, तो बनाते थे। तो उसमें एक
नया मिला कि हाँ युग धर्म बदल रहा है, युग के साथ साथ हमको बदलना चाहिए। जो पीछे रह गया तो पीछे रह गया, समय के साथ अगर नहीं चला, अगर ये सब चीजें नहीं है ना, आज तो हम पीछे हैं इस युग में। जी जी तो आप आगे बढ़ते रहिए, चरेवती चरेवती मेरा पुराना सिद्धांत है, चलते रहिए। सर। मैं देखता था विनोद दुआ साहब, उनकी वाइफ, दोनों को देखता था। वो तो खैर दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक भारतीय कल्चर के बड़े प्रमोटर भी रहे हैं सर। वो यहाँ खानों को, कल्चर को, सबको वो प्रमोट करते थे सर। साहित्य, आपके साहित्य पे सर शोध हो रहा है। जी जी। आपको ये जानकर किस जिम्मेदारी का अनुभव होता है? नहीं, उसमें देखिए, जब पहला जो हुआ तो वो तो पहला तो ठीक था। पहला था इसमें जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जी गढ़वाल में। तो जब वहाँ के अध्यक्ष ने कहा कि भाई यहाँ हमारा वो शायद MA या MPhil का था कि उसमें आपके ऊपर करना चाहते हैं, तो ये बहुत पहले की बात है। अभी तो मेरी किताब शायद 2 ही आई थी या 3 आई थी। तो मैंने खुशी हुई, मैंने कहा अच्छा मैं इस योग्य हो गया हूँ। फिर मुझे लगा अच्छा वो मुझे जानते हैं इसलिए उन्होंने दे दिया। तो भैया ज़्यादा चढ़ो मत, ये तुम पर हो रहा है, चुप रहो और देखो क्या क्या काम है। फिर वो उस लड़की ने, गीता कपूरवान उसका नाम था जी, उसने कहा कि मैं ना आपका इंटरव्यू लेने नहीं आ सकती, मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ अपने पारिवारिक संस्कारों से भी और धन से। मैं कोई नहीं, आप चिट्ठियाँ लिखो या टेलीफोन पर बात करो, मिलने की जरूरत कभी मिले ही नहीं, मिलने की जरूरत नहीं, आप आराम से करो। तो उसने वो किया। अभी बाद में लिखा कि मैं इसको अगर पुस्तक रूप में दे सकती हूँ। मैंने कहा दे दो, पुस्तक छुपाइए। मैंने कहा मुझे तो अच्छा ही लगेगा। तो पहला तो वो हुआ तो मुझे अच्छा लगा, पर लगा कि हाँ यार ये तो बड़ा प्रतिष्ठा वाला काम है कि कोई रिसर्च कर रहा है आपके ऊपर। फिर एक आया जो आया मद्रास से, चेन्नई से, और वो जो था वो ये था कि हरिशंकर परसाई का एक संकलन और मेरा बागपत एक्सक्लूजन का तुलनात्मक अध्ययन। जी, मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा मेरी तुलना इतने उससे क्यों कर रहे हैं, तुलना तो समान वाले लोगों से होनी चाहिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, निर्मला मौर्य थी, अब वो वाइस चांसलर हो गई। जी, मैंने कहा ये मेरे पास आई है चिट्ठी, पर ये टॉपिक तो वो तो मेरे सीनियर है, मेरे गुरु जैसे हैं, वे उनसे क्या तुलना करनी, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तुलना हो तो प्रेम जन्मे जैसे हो, ज्ञान चतुर्वेदी से हो, सुरेश कांत से हो, मेरे साथ के लोग हैं वो तो ठीक है, तो इनसे क्यों। तो उन्होंने कहा कि हमारे बोर्ड में डिस्कस हुआ था, तो कमेटी में ये कहा कि जिस उम्र में आपने ये लिखा है उसी उम्र में परसाई जी ने ये लिखा था, तो हमने उस हिसाब से आपका किया। मैंने कई साल तक लोगों को बताया नहीं, इतना मोटा ग्रंथ है जी, यहीं कहीं रखा हुआ है। अभी देख लेंगे सर हम उसको भी। हाँ। सर जो आप पर शोध कर रहे हैं उनको कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं? नहीं देखिए, शोध में क्या, मैं ये कहता हूँ कि जो शोध में जब आप शोधकर्ता सबसे पहला चैप्टर लिखते हैं ना उसकी, और उसमें वो क्या करते हैं, आपने पूछा कि हिंदी व्यंग में सामाजिक चेतना मान लीजिए, जी, तो पहले तो हिंदी व्यंग क्या है इस पर लिखेंगे, फिर हिंदी व्यंग कहाँ से कहाँ तक जरा वो लिखेंगे, सामाजिक चेतना क्या है वो लिखेंगे, सामाजिक चेतना के कितने भेद है वो लिखेंगे, फिर बाद में मूल विषय पर आएंगे। तो हमें ये सिस्टम ये करना चाहिए कि मूल विषय से ही शुरू करें, और जो उसका इतिहास देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दें भी तो बहुत कम दें, कुछ पृष्ठ में, उसमें अध्याय बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो जीवित साहित्यकार पर अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे संपर्क ज़रूर करें। मैंने देखा कि लोग जीवित, जैसे मेरे ऊपर इतने लोग कर रहे हैं, 21-22 लोग, तो उनमें से मेरे साथ संपर्क सिर्फ 6-7 का हुआ है जी, जबकि मैं अभी जीवित हूँ, तो नहीं तो मर जाऊंगा। तो नहीं, ईश्वर आपको लंबी वो आयु तो दे सर। नहीं मैं कभी जीवित है तो जो जीवित हो उनसे वो उनको इंटरव्यू करना चाहिए। अगर वो आ नहीं सकते फ़ोन से करें, चिट्ठी लिख के करें। आते हैं कई लोग, फिर आते हैं, मिलते हैं, कईयों ने तो उसको किताब रूप में भी है, कुछ 3-4 किताबें भी हैं जिन्होंने अपने थीसिस को छपवा लिया है। सर आप चाहते हैं कि उनका शोध जो है वो बारीकी से और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए? नहीं, शोध नहीं, यानी उसमें पृष्ठ पेषण ना हो, कि जी, आवृत्ति ज़्यादा ना हो, और उसको बहुत भारी भरकम ना बनाए, तो ऐसा, हल्का फुल्का। हाँ ऐसा बनाए कि जो सुगम हो,
अपेक्षाकृत सरल हो, उसको आप शास्त्रीय बोझ से ना ढक दें। तो जब शास्त्रीयता का बोझ हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके ग्राहक कम मिलते हैं। ग्राहक से मतलब ग्राह्य करने वाले लोग कम होते हैं, वह उसको ग्रहण करने वाले कम होते हैं, उस कैरेक्टर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे नहीं कर अगर पाएंगे। इतना Yes, भारी भरकम हाँ। या उसका लिखेंगे ऐसी तो आपकी हल्का फुल्का होना चाहिए, शब्दावली ऐसी हो, जी। हल्का फुल्का नहीं, सुगम हो, जी, जी। सुबोध आप कह सकते हो, शब्द सुबोध, कि आप बोधगम्य है, समझ में आ रहा है। जी सर, आप क्रिकेट भी खेलते थे, आप बैडमिंटन भी खेलते थे सर, ये अपने लिए समय निकाल पाते थे सर क्या? क्यों नहीं, और करना क्या है समय। मुझे कभी नहीं किसी ने सुना ही नहीं होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ जबकि मैं होता बिजी था। मैं वो ऐसा होता है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट है। आप सोचिए, मैं कॉलेज में क्लास ली है ना, जी। तो लोग अर्ली क्लासेस कम लेते थे कि सुबह से कौन आएगा 8:50 पे सर्दियों में, तो मैं कहता था कि मुझे दे दो क्लासेस सुबह की, क्योंकि जितनी जल्दी जब जाएंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। पहले तो यही विधान था ना आपकी, खत्म हो गई तो आप फ्री हो गए। तो फ्री हुए, घर आता था, घर आकर के खाना खाया, जरा सा आराम किया, उसके बाद चला जाता था, है ना, और जाकर के अपना कभी इंडिया टुडे, कभी सरिता मुक्ता, कभी NDTV, कभी अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम। कि आपको अगर अच्छे ढंग से रहने की इच्छा है, आप चाहते हैं और आप कर सकते हैं, तो आप ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ और उसको आप इस्तेमाल करो ठीक ढंग से। अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप पैसे से हेल्प कर सकेंगे, अगर आपके पास ज्ञान होगा तभी आप ज्ञान दे सकेंगे, है ना। जो आपके पास है नहीं या कम है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो डू इट। तो उसी से सामर्थ्य बना कि आप डोनेशन भी कर रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। पर उसके लिए ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत चाहिए। जी, जी। तो टाइम मैनेजमेंट बना लिया, और फिर घर आकर खाना खाते थे। तो ऐसे लोग कम हैं जो दोनों टाइम घर में पूरे परिवार के साथ खाना खा रहे हो। दादाजी भी हैं, माता जी भी हैं, मेरी बेटियां भी और हम दोनों भी हैं। इस कमरे में दादाजी रहते थे पहले। ये यहाँ बाथरूम का दरवाजा बना हुआ है, बंद कर दिया, तो अलमारियां लगा दी। दादाजी का ही कमरा था, उधर मेरी माता जी का था। मेरे फादर की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, है ना। पीछे बच्चों का, उधर हमारा कमरा। तो अब आपको सबके लिए तो अब घर बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए तो पैसे ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? बेईमानी आप करेंगे नहीं, तो मेहनत करो। मेहनत कैसे करोगे? जो आपकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को यूज़ करो, बहुत सिंपल। तो बड़े आराम से आप हर चीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, गाने के लिए भी है, टीवी के लिए भी है। मैं 5 साल हो गए मुझे, 5 साल से ज़्यादा, मैं हर थर्सडे को एक प्रोग्राम देता हूँ। एक भी नागा नहीं है, चाहे मैं हवाई जहाज में हूँ, चाहे ट्रेन में हूँ, प्लेटफॉर्म पे हूँ, सब जगह से प्रोग्राम दिया, एवरीवेयर, 5 साल। उसका विश्व रिकॉर्ड है, उसमें 2 रिकॉर्ड बने। तो कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो टाइम ही टाइम है। सर, जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? देखिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में जी, देखिए क्या होता है, 2 संघर्ष ऐसे होते हैं हर व्यक्ति के, सिर्फ मेरे ही नहीं। एक तो यह कि आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं तो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और दूसरा आता है कि जो आप कह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, संप्रेषित हुआ कि नहीं हुआ। इट शुड बी कन्वेड। जी। मैंने आपसे कुछ कहा, पहले तो मैं कह ही नहीं पाया, कह भी दिया तो इस ढंग से कहा कि आप तक पहुंचा नहीं, तो फायदा नहीं हुआ। तो ये 2 समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए क्या है कि अब आपने कुछ किया तो आप फिर सोचेंगे कि इस ढंग से करूं कि ये बात संप्रेषित हो जाए, मेरा कन्वे हो जाए, तो मेरा डायलॉग हो जाए। तो ये इसको मैंने फिर साधने की कोशिश की, इसको किया। बहुत बचपन था तो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, डिबेट में जाने से डरता था कि पैर कांपते थे, बोल नहीं पाते थे, उच्चारण ठीक नहीं आता था। तो उसको फिर ये सोचा कि इसको करते जाओ तभी आप कर पाओगे, बीच में अगर डर के मारे छोड़ दोगे तो फिर होगा नहीं। तो यूँ सबसे बड़ा यही था कि आप, अगर आपको एस्टेब्लिश होना है तो आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना होगा
इस ढंग से कि वो संप्रेषित हो सके। ये समस्या सबसे बड़ी थी, उसके ऊपर काम किया। सर क्या मीडिया ने लेखन को आसान बना दिया है? देखिए कई ये आज के दौर का जो मीडिया है सर। देखिए जो आज के दौर का जो ऑनलाइन मीडिया है, इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आपको किसी पत्र पत्रिका की जरूरत नहीं। आपने जो लिखा, जैसा लिखा, चोरी से लिखा, अच्छा लिखा, आपने फेसबुक पे दे दिया, ट्विटर पे दे दिया, इंस्टाग्राम पे दे दिया, हो गया, आपकी संतुष्टि हो गई जी। हाँ, तो आपका विरेचन हो गया, कैथारसिस हो गया कि ठीक है हमने साथ दे दिया, अब आप बैठ गए। पर जब ये होता है ना कि वो कहता है अरे उसका ये आ गया, मेरा भी आना चाहिए, अरे फिर वो आप लाइक्स देख, जी। उसके 23, मेरे 12, अरे उसके 150 हो गए, अरे उसके 750 हो गए, है ना। तो एक नई पद्धति, तो इसके भी दो हैं, कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन आप वो ईर्ष्या का भाव भी जगा सकते हैं, फिर आप बेईमानी भी कर सकते हैं।